81 शौर्य की जबरदस्ती। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। ये देखकर प्रीत से रहा नहीं गया, वह सात्विक का हाथ छोड़कर डायरेक्ट शौर्य की तरफ बढ़ गई। सात्विक प्रीत को काली का रूप धारण करता देख मन ही मन बोला, अंडस्को आज तो भैया गए। प्रीत शौर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। ऐसे किसी लड़की को अचानक से आता देख वहां जितने आदमी बैठे हुए थे राउंड टेबल पर वह सारे खड़े हो गए, बस शौर्य को छोड़कर वह आराम से टेबल को बारीकी से देखते हुए बैठा था। प्रीत शौर्य के आसपास लड़कियों को देख बोली, अंडस्को शादीशुदा इंसान है वो, मेरे पति दूर रहो। प्रीत गुस्से में उन लड़कियों को देखकर वहां से चली गईं। सब प्रीत को जाता देख शौर्य को देखने लगे जो आराम से बैठा था। अब आगे। सात्विक प्रीत को ऐसे जाता देख शौर्य के पास आया। भाई सात्विक शौर्य को देख बोला, अंडस्को आप इधर बैठे हो, भाभी कब से परेशान हो रही है, आपको ढूंढ रही है। शौर्य शांति से खड़ा हो गया, सात्विक को बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। सात्विक दोनों को ऐसे बिना बोले जाते देख मन में बोला, अंडस्को हे भगवान ये दोनों के बीच में बस सब कुछ ठीक कर दे, पता नहीं क्या हो जाता है, अभी तक तो ठीक था। सात्विक भी चला गया। यहाँ रूम में शौर्य डायरेक्ट रूम में आ गया। वह जैसे गेट खोलने को गेट खुल गया, वह समझ गया प्रीत अंदर ही है, वह अंदर आ गया। सामने बेड पर प्रीत बैठी हुई थी, वह उसके तरफ पीट करके बैठी थी। शौर्य गेट लगाकर अंदर आ गया। प्रीत खड़ी हो गई, शौर्य को देखने लगी जो अपने पॉकेट में हाथ डाले उसे देख रहा था। उसका ब्लेजर नीचे जमीन में डाला था। प्रीत शौर्य को देख बोली, अंडस्को ड्रिंक करके आए हो। शौर्य उसकी बात सुन उसे इग्नोर कर बेड पर जाने लगा। उसे पास आता देख प्रीत डर गई, उसे ड्रिंक करने वालों से साफ डर लगता था। एक बार उसे याद है जब वह छोटी थी तब उसके चाचा ड्रिंक करके आए थे और घर पर चाचा और अव्या नहीं थे, जिस कारण चाचा ने उसे बहुत मारा था। और उस दिन भी वह आदमी जब प्रीत का किडनैप हुआ था वह भी तो वहां बैठकर ड्रिंक की कर रहा था। शौर्य बेड पर बैठ गया, प्रीत को देख बोला, अंडस्को तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रीत उसे देख गुस्से में बोली, अंडस्को वाइफ हूं मैं आपकी, मुझे नहीं पसंद कि मेरा पति दारू पीकर आए बाहर से। शौर्य खड़ा हुआ, प्रीत के सामने खड़ा हो गया, अपनी गर्दन पर हाथ फेर इधर उधर देखने लगा। बीवी, तुम्हें याद है तुम मेरी बीवी हो, तब कहा गई थी वो बीवी जब मेरे भाइयों के साथ चिपक रही थी। अंडस्को शौर्य गुस्से में प्रीत को देख बोला। प्रीत उसकी बात सुन हैरान होते हुए धीरे से बोली, अंडस्को आपके भाई है, मैं भी उन्हें भाई ही कहती हूँ। वो कैसे उस पर इल्जाम लगा सकता था, वो कैसे बोल सकता था उसे, वो क्या उस पर शक कर रहा था। शौर्य प्रीत को कंफ्यूज देख अपने चेहरे में थोड़ी स्माइल कर बोला, अंडस्को क्या हुआ, इतने सारे पैसे वालों को देखकर तुम्हारा जी ललचा गया जिस कारण तुम उनसे भी चिपक रही हो। प्रीत शौर्य को आंख बड़ी बड़ी कर देखने लगी। शौर्य कैसे उस पर इल्जाम लगा सकता है, उसके चरित्र पर, उसके रिश्ते पर, उसने कभी भी उसके भाइयों को अपना भाई ही माना है। फिर शौर्य। प्रीत की आंखों में आंसू आने लगे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले वो शौर्य को। शौर्य प्रीत को देख उसके पास करीब खड़ा हो गया। प्रीत उसे पास में खड़ा देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली, उसे स्मेल आ रही थी ड्रिंक की। क्या हुआ, अपने पति को भी नहीं देखा जा रहा है, मेरे भाइयों में कोई पसंद आ गया है क्या, क्या ध्रुव पसंद आ गया, उसके पास भी बहुत पैसा है। अंडस्को शौर्य प्रीत का चेहरा अपने हाथ से कसकर पकड़ अपने पास कर बोला। प्रीत उसके ऐसे चेहरा पकड़ने से उसकी आंख में भर आंसू बाहर आ गए। वह अपनी भरी आंखों से शौर्य को देख रही थी जिसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वह बोल क्या रहा है, वह किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। शौर्य प्रीत के चेहरे को और कासकर पकड़ अपने करीब कर बोला, अंडस्को सब जानता हूं, तुम जैसी लड़कियों को जहां अमीर लड़का देखा ही नहीं वही फिसल जाती हो। पापा को भी तो तुमने इसीलिए फंसाया था ना, जिससे मेरे साथ शादी कर सको और सुकून से रह सको। शौर्य दोनों हाथ हवा में लहरा बोला, अंडस्को देखो रह भी रही हो तुम, सुकून से अच्छे कपड़े पहन रही हो, अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को घर मिल रहा है, पढ़ाई करने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास तुम जैसे चाहे वैसे पैसे से ऐश कर सकती हूँ, ये क्या सीधी साधी होने का ढूंढ बता रही हो मेरे सामने। प्रीत उसे देख रही थी, उसका कहा हर शब्द उसे पीर की तरह चुप रहा था। इतने दिन से जो खुशी से रह रही थी उसे लगने लगा था कि शौर्य के दिल में उसके लिए प्यार हो रहा है। शौर्य करीब आने से उसे समझ में आने लगा था कि एक दिन शौर्य उसे अपना लेना, एक दिन वह उसे अपनी वाइफ मानेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वह उसे उसकी औकात नहीं दिखाएगा। आज उसके सारे सपने फिर से टूट रहे थे। क्या हुआ बोलो ना, सुकून से नहीं रह रही हो क्या तुम यहाँ पर, अगर नहीं रह रही हो तो बता दो कितना पैसा चाहिए तुम्हें। अंडस्को शौर्य अपने पॉकेट से पर्स निकल कई सारे क्रेडिट कार्ड प्रीत को दिखा बोला। प्रीत की आंखों से आंसू बस बह रहे थे, कहने को क्या था, वह क्या कहती, वह उससे क्या सुनती हो, उसे क्या गुस्सा दिखाती है, क्या बोलते कि उसके भाइयों को उसने हमेशा भाई समझा है, उसने कभी उसके पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। अरे वह तो अपने लिए कभी कपड़े भी नहीं खरीदती, उसके पैसों से जो चीज उसे अलमारी में दिख जाती है वह वही पहनती है। शौर्य प्रीत को रोता देख बोला, अंडस्को ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने मत करना, मैं सब जानता हूँ, ये रोज हो करना, तुमने पापा को भी ऐसे ही मनाया था, पर मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा ये सब। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसे समझ में आ रहा था कि वह बोल क्या रहा है। उसके शब्द इतने पीछे थे कि प्रीत को वहां जरा सा भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। लेकिन वह कहाँ जाती है। मांग में सिंदूर मेरे नाम का भर रही हो और मंगलसूत्र मेरे नाम का पहन रही हो, पर चिपक किसी और से रही हो। अंडस्को शौर्य गुस्से में प्रीत के दोनों कंधे पकड़ बोला। प्रीत हिल गई, उसके ऐसे पकड़ने से उसके आंसू तड़प पड़े, बाहर आने को उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा।
तुम कह रही थी ना तुम मेरी बीवी हो, तो चलो आज हम पति पत्नी बन जाते हैं, यही तो चाहिए है ना तुम्हें। अंडरस्कोर शौर्य प्रीत को छोड़ दिया, जिससे प्रीत 2 कदम पीछे हो गई। उसकी बात हैरानी से सन देखने लगी। शौर्य अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। ना ही प्लीज अंडरस्कोर प्रीत उसे ऐसा करते देख हैरानी से बोली। एक पति पत्नी के लिए यह मूवमेंट बहुत ही अहम होता है, बहुत ही एहसासमय होता है। इसमें पति पत्नी दोनों की स्वीकृत होती है, दोनों अपनी नए जीवन को साथ में आगे खुशी खुशी बढ़ाने का वचन लेते हैं। पर अभी उन दोनों की सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, मन दोनों की शादी हुई है, पर प्रीत ऐसे अचानक उसे चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। हाँ, शौर्य के लिए उसके मन में एहसास थे, वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, पर ऐसे अपने चरित्र पर दाग लेकर बिल्कुल भी नहीं। शौर्य शर्ट खोलकर नीचे जमीन में फेंक दिया, अपना पैंट खोलने लगा। प्रीत हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को प्लीज मत करिए, आपने अभी ड्रिंक की है, आप अभी समझाने के मूड में नहीं है, प्लीज आप आराम करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। प्रीत गेट के पास जाने को हुई, पर शौर्य ने उसे झपटे से उसे पकड़ लिया, टाइट कसकर उसे खींचकर बेड के पास ले आया। क्या हुआ बीवी, बहुत बीवी बनने का शौक है ना मेरी, आज मैं तुम्हें पूरा हक देता हूँ अपनी बीवी होने का, चलो उतरे अपने कपड़े। अंडरस्को शौर्य गुस्से में अपने बाल झटक बोला। नहीं प्लीज मत करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज छोड़ दो। अंडरस्को प्रीत शौर्य के सामने हाथ जोड़ बोली। वो उसके पैरों पर गिर गई, पर शौर्य को फर्क नहीं पड़ा। वो नीचे झुका, प्रीत के बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे प्रीत के सर पर दर्द होने लगा। उसके मुंह से दर्द की आह निकल गई। वो सर ऊपर भरी आंख से शौर्य को देखने लगी। रो क्यों रही हो अंडरस्को शौर्य अपने दूसरे हाथ से प्रीत के चेहरे पर हाथ फेर बोला। प्रीत हाथ जोड़ रोते हुए बोली, अंडरस्को प्लीज छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं, तुम्हें मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना, आज मैं तुम्हें अच्छे से अपनी बीवी बनाता हूं, पूरे हक दूंगा। अंडरस्को शौर्य ने कहा। प्रीत की साड़ी पकड़ खींच दी, जिससे उसकी साड़ी पर पिन लगी हुई थी, उससे साड़ी फट गई। प्रीत हैरान होकर शौर्य को देखने लगी। शौर्य उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो जानवर बन चुका था, उसे पता भी नहीं था कि वह कर क्या रहा है। शौर्य प्रीत के सीने को देख बोला, जो डर से ऊपर नीचे हो रहा था। शौर्य प्रीत के सीने में हाथ रखने को हुआ, प्रीत दूर हो गई। अंडरस्को प्लीज प्लीज प्लीज। पर शौर्य कहाँ सुनने वाला था, वह तो बस प्रीत के सीने को देखने में लगा था। उसे पता भी नहीं था कि वह ड्रिंक कर चुका है और वह अपने होश हवास खो चुका है। प्रीत कैसे दूर हट जाने से शौर्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में प्रीत को जोर से बेड पर धक्का दे दिया, जिससे प्रीत डायरेक्ट बेड उछल पड़ी। वो डरकर अपने पैर ऊपर कर ली। शौर्य गुस्से में अपने पैंट से बेल्ट निकलने लगा। प्रीत उसे बेल्ट निकलता देख हैरान हो गई, उसे लगा शौर्य से बेल्ट मारेगा। प्रीत डर गई, बेड से उतरने को हुई। शौर्य उसके ऊपर आ गया, अपने पैर से उसके पैर को दबोच कर बोला, अंडरस्को कहाँ जा रही हो बीवी, पहले मुझे पूरा सुख तो ले लेने दो तुम्हें, मैं आज बताता हूँ पति किसे कहते हैं और पत्नी किसे। तुम मेरे भाइयों के पास इसलिए तो जाती थी कि वह तुम्हें ये बिस्तर का सुख दे सके। अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत के दोनों हाथ पकड़ बेल्ट से बांधकर बेड पर लगा दिया। प्रीत उसकी बात सुन हैरान हो गई, उसकी आंख में आंसू और बढ़ गए। आज को अपनी किस्मत को बुरा मान रही थी, उसका पति ही उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहा था। अच्छी उसे कहते हुए भी शर्मा रही थी। वह उसके भाई थे, उसके देवर थे। जब शौर्य उसे ढंग से बात भी नहीं करता था, वह लोग थे जो उसका हमेशा साथ देते थे। उसने हमेशा अपने भाई के जैसा उनको माना था। प्रीत हाथ छुड़ाने लगी, पर कहा लेदर की बेल्ट जो काफी ब्रांडेड थी, ऐसे तो टूटने वालों में से नहीं थी। शौर्य प्रीत के सीने को सूंघने लगा। उसके सीने को देख बोला, अंडरस्को तुम्हारी आज सारी प्यास बुझा दूंगा एक एक कर, जिसमें तुम्हें मेरे भाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक के चेहरे में दर्द, दूसरे के सुकून। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। अपने पैर से उसके पैर को दबोच कर बोला, अंडरस्को कहाँ जा रही हो बीवी, पहले मुझे पूरा सुख तो ले लेने दो तुम्हें, मैं आज बताता हूँ पति किसे कहते हैं और पत्नी किसे। तुम मेरे भाइयों के पास इसलिए तो जाती थी कि वह तुम्हें ये बिस्तर का सुख दे सके। अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत के दोनों हाथ पकड़ बेल्ट से बांधकर बेड पर लगा दिया। प्रीत उसकी बात सुन हैरान हो गई, उसकी आंख में आंसू और बढ़ गए। आज को अपनी किस्मत को बुरा मान रही थी, उसका पति ही उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहा था। अच्छी उसे कहते हुए भी शर्मा रही थी। वह उसके भाई थे, उसके देवर थे। जब शौर्य उसे ढंग से बात भी नहीं करता था, वह लोग थे जो उसका हमेशा साथ देते थे। उसने हमेशा अपने भाई के जैसा उनको माना था। प्रीत हाथ छुड़ाने लगी, पर कहा लेदर की बेल्ट जो काफी ब्रांडेड थी, ऐसे तो टूटने वालों में से नहीं थी। शौर्य प्रीत के सीने को सूंघने लगा। उसके सीने को देख बोला, अंडरस्को तुम्हारी आज सारी प्यास बुझा दूंगा एक एक कर, जिसमें तुम्हें मेरे भाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे नहीं प्लीज मत करिए, जिसमें कल को आपको पछताना न पड़े। अंडरस्को प्रीत शौर्य को देख रोते हुए बोली। पर शौर्य को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, वो तो अपने में लगा हुआ था। वो धीरे धीरे प्रीत के गले में किस करने लगा, उसके गले में बाइट करने लगा। प्लीज अंडरस्को प्रीत जीत जोर से रोने लगी। शौर्य को रहम ही नहीं आ रहा था, वो बस प्रीत के ऊपर हावी हो रहा था। वो बड़ी बेदर्दी से प्रीत के गले में चूमे जा रहा था। प्रीत के दर्द भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। शौर्य उसकी आवाज बंद करते हुए उसके होठ में होठ रख दिया, बड़ी बेरहमी से उसके होंठ को काटने लगा। जब तक उसके होठों से खून न निकलने लगा, उसके दोनों होठ को जोर जोर से काट रहा था। प्रीत के मुंह से आवाज निकालना भी बंद हो गई थी, उसकी आवाज उसके मुंह में ही दब गई थी। अपनी आंखें कसकर बंद कर वह अपने पर हिला रही थी, अपने हाथों को हिला रही थी, पर शौर्य ने उसे पूरा दबोच के रखा था।
शौर्य को अपने मुंह में अजीब सा टेस्ट आया। वो प्रीत से दूर हो गया, प्रीत के होठ को देखने लगा जो पूरे सूज गए थे और होठों से खून भी निकल रहा था। होंठ के किनारे से भी खून निकलने लगा था क्योंकि वहां पर शौर्य ने काफी तेज बाइट किया था। पर ये देखकर शौर्य का बिल्कुल भी दिल पिघल नहीं, उसका दिल तो ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर का हो। प्रीत का चेहरा पूरा रोने से लाल हो गया था। प्रीत अपनी आंखें कसकर बंद कर रो रही थी। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पति नहीं एक हवसी इंसान छू रहा हो उसे। आज शौर्य का टच बहुत गंदा लग रहा था। उसे कभी शौर्य का टच बुरा लगा ही नहीं था, पर आज कुछ वाली बात थी। आज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह शौर्य है। शौर्य प्रीत के पेट में किस करने लगा, उसकी साड़ी को उतर दिया, ब्लाउज को खींचकर फाड़ दिया किनारे से। ये रात तुम जिंदगी भर याद रखोगी, किसी आदमी के सामने कैसे रहते हैं, किसी अमीर आदमी को अब नहीं फंसा पाओगी। को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत की इनविया खोल दिया। प्रीत को शर्म आ रही थी, वह अपने आप को छुपाना चाहती थी पर हाथ बंधे होने के कारण कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वह खुद में ही सिमटने लगी थी। शौर्य अपने पैर से प्रीत के दोनों पैरों को जकड़ कर रखा था। शौर्य सामने प्रीत का बदन देख और पागल सा हो गया। वो प्रीत को किसी जानवर की तरह नोचने लगा। प्रीत उसे अब रोकने में नाकामयाब कोशिश कर रही थी पर सारी कोशिश बेकार थी। उसने तो कोशिश करना भी छोड़ दिया था। उसकी सांस भारी हो रही थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे आज ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। शौर्य के हाथ कब प्रीत के पेटीकोट को उतरकर चलने लगे ये उसे भी नहीं पता चला। शौर्य गुस्से में पागल सा हो गया। वो क्या कर रहा था ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। प्रीत का सीना पूरा लाल हो रखा था। शौर्य उसे बस खाया जा रहा था। उसके पेट पीठ हर जगह कई सारे बाइट किए थे उसने। प्रीत ने कभी नहीं सोचा था उसका ये दिन शौर्य के साथ इतना भयानक होने वाला है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शौर्य के साथ इस तरीके से एक दूसरे के होंगे। वह अपनी पहली रात इस तरह से मनाएगी। वह तो उससे प्यार चाहती थी, ऐसी जबरदस्ती नहीं। प्रीत को बहुत दर्द हो रहा था। शौर्य बड़ी बेरहमी दिखा रहा था। वह बार बार बस यही कह रहा था, अब जाओगी मेरे भाइयों के पास, अब बात करोगी मेरे भाइयों से, फंसाओगी दूसरे लड़कों को। उसके शब्द, उसका दर्द प्रीत को अंदर से तोड़ रहा था। वह जितना अब तक जुड़ चुकी थी वह और टूटते जा रही थी। शौर्य का कहा हर शब्द प्रीत के दिल में किसी कांच की तरह चुभ रहे थे। शौर्य प्रीत के पेट के नीचे सहलने लगा। यह महसूस का प्रीत उचक पड़ी। वह जोर से बोली, को प्लीज नहीं करो ना। पर शौर्य कहाँ मानने वाला था। प्रीत का गोरा बदन देखकर उसे अब रहा नहीं जा रहा था। प्रीत का हर अंग उसे पागल कर रहा था, उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इसकी भी नींद थी पर इस तरीके की नींद पूरी करना क्या सही है। इसे पति पत्नी का प्यार नहीं, इसे अगर कुछ गलत शब्द में कहे ना इस बेरहम कहते हैं, इसे रेप कहते हैं। अरे पति पत्नी की रिश्ते को जब आगे बढ़ना होता है ना तो वह दोनों की राजामंडी मांगता है, तब जाकर दोनों इतने आगे बढ़ते हैं, वह भी खुशी खुशी, इतनी दुख के साथ नहीं जितना दुख प्रीत झेल रही है। शौर्य प्रीत के चेहरे को देखा जो रोने से लाल हो गया। शौर्य न आव देखा न ताव देखा, अपना पेंट उतार उसने प्रीत के अंदर डाल दिया, जिससे प्रीत की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। शौर्य उसकी दर्द से आवाज सुन अपने होठ उसके होठ में रख आवाज बंद कर दिया। वो झटके पर झटके दिए जा रहा था। प्रीत दर्द से हाथ पैर हिलाने लगी, उसके आंसू और तेजी से बढ़ गए। शौर्य रहम ही नहीं कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। शौर्य प्रीत दोनों पसीना पसीना हो चुके थे। प्रीत के आंसू सूख गए थे। वो बिल्कुल शांत से लेटी हुई थी। एक वक्त आया था जब उसने अपने आप को पूरा शौर्य के हवाले कर दिया था। उसने खुद को छोड़ दिया, बस शौर्य की मनमानी करने दे रही थी। शौर्य प्रीत को बार भी नहीं छोड़ा, न उससे पूछा कि वो कैसी है। जब उसका पूरा नशा खत्म हुआ, जब उसका गुस्सा अच्छे से खत्म हो गया, वो प्रीत के ऊपर से हट गया, बाजू में लेटकर गहरी सांस लेने लगा। प्रीत बेहोश हालत में हो गई थी। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था वो कैसी हालत में है, वो ऐसी ही डाली थी। उसके हाथ तो शौर्य बांध कर रखा था, आंख लाल सूज गई थी। इतना क्या रो रही हो, ये सब तो तुम्हें पसंद आना चाहिए न, इसके लिए तो तुम लड़कों को बहलाती हो। को शौर्य प्रीत को देख बोला। अपना अंडरवियर पहनकर वॉशरूम चला गया। प्रीत बेड पर बाधी बस ऊपर सीलिंग को देख रही थी। उसकी आंखों में कोरे से आंसू बह निकले। इतना दर्द, इतनी नफरत भरी है शौर्य के मन में। उसे तो हंसी आ रही थी अपने ऊपर। एक कैसी लड़की है वह, कैसी है बेशर्म, अपने ही पति के शब्द से जलील हो गई। धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो गई। धीरे धीरे से पता ही नहीं चला कब वो सो गई। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। और कहते हैं ना, रोने और दर्द के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। यहाँ शिप के ऊपर वाले फ्लोर पर कीर्ति के रूम में कीर्ति सारे प्रोग्राम खत्म करके रूम में आई। केशव भी उसके पीछे पीछे आ गया। कीर्ति अपने रूम का गेट लगाती, केशव गेट पर दोनों हाथ रख अंदर घुस गया। उसे ऐसे अंदर घुसता देख कीर्ति उसे घूरते हुए बोली, को निकालो मेरे रूम से। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं यही रहूंगा। को केशव कीर्ति के रूम में डायरेक्ट घुसकर देखने लगा। वैसे तो यहाँ के रूम सारे एक जैसे ही थे। तुम्हें भी तुम्हारा रूम अलाउड हुआ है, वहां जाकर रहो, मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। को कीर्ति पैर पटकते हुए गुस्से में बोली। केशव बेड पर लेट बोला, को बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम पहली बार क्रूज पर आई हो, शिप में अकेली लड़की डर जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। कीर्ति अपने हाथ बात बोली, को शायद तुम भूल रहे हो, मैं बचपन से ही अकेली रहती आई। हॉस्टल में भी थी तब भी मैं अकेली रहती थी, और कॉलेज में भी अभी मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहने लगी, वह भी अकेले रूम में। तो आपकी जरूरत नहीं है, तो आप मेरे रूम से जा सकते हो।
बिल्कुल नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा निभाएंगे और अब तो हम ऑफिशियली भी होने वाले हैं, एक रूम में रहना तो हमारा बनता है ना, इसमें हम जान भी लेंगे एक दूसरे को। अंडरस्को केशव अपना सर हिलाते हुए बोला। कीर्ति उसकी बात सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रही थी। यहाँ शौर्य प्रीत के रूम में। आधे घंटे बाद शौर्य बाहर निकला, उसने अपने कमर में टॉवल लपेट रखा था, सर से पैर तक गिला था। प्रीत को बेड पर ऐसे ही डाला देख उसके अंदर फिर से एक शाय जागने लगी, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। शायद उसका ये पहली बार था किसी लड़की के साथ, इस कारण को खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उसकी बॉडी और मांग रही थी। शौर्य से रहा नहीं गया, अपना टॉवल उतर प्रीत को उपा आ गया। सोती हुई प्रीत के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोला, अंडरस्को सोते हुए भी यह औरत हर किसी को अपने बस में कर लेती है। प्रीत अचानक से थप्पड़ पड़ने से आंखें खोली, अपने ऊपर शौर्य को देख फिर से वह डर गई, फिर से उसके सामने वह दर्दनाक हादसा याद आ गया। शौर्य उसे उठा और डरा देख जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, अंडरस्को शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। प्रीत को आज कोई एक भयानक राक्षस लग रहा था, पर यही शौर्य की सच्चाई थी, वह एक राक्षस से काम नहीं था। उसने आज तक कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसने कभी जिंदगी में किसी को माफी नहीं दी थी, सिर्फ उसकी सजा यही होती थी, मौत। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये डर होना चाहिए, अंडरस्को शौर्य अपनी मुंडी तिरछी कर बोला। प्रीत डर गई, उसके आंसू बहने लगे। अभी अभी से तो शौर्य से डर कम हुआ था, पर उसके दिल में फिर से डर बैठने लगा था। फिर से वो शौर्य से डरने लगी। शौर्य फिर से उसके साथ वही करने लगा जिसका डर प्रीत को था। प्रीत की फिर से उस कमरे में आंख की आवाज गूंजने लगी, उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वह बेहोश होकर अपनी आंख बंद कर ली, पर शौर्य रुका ही नहीं, हो उसके साथ वही सब कर रहा था। इस बार तो उसकी स्पीड और ही तेज थी। लगभग वो 3 बजे रुका, प्रीत के बाजू में लेट गया, अपनी आंख बंद करके सो गया। उसके चेहरे में सुकून था, पर प्रीत के चेहरे में दर्द था जो कोई नहीं समझ सकता था। एरा मिराज। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये डर होना चाहिए, अंडरस्को शौर्य अपनी मुंडी तिरछी कर बोला। प्रीत डर गई, उसके आंसू बहने लगे। अभी अभी से तो शौर्य से डर कम हुआ था, पर उसके दिल में फिर से डर बैठने लगा था। फिर से वो शौर्य से डरने लगी। शौर्य फिर से उसके साथ वही करने लगा जिसका डर प्रीत को था। प्रीत की फिर से उस कमरे में आंख की आवाज गूंजने लगी, उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वह बेहोश होकर अपनी आंख बंद कर ली, पर शौर्य रुका ही नहीं, हो उसके साथ वही सब कर रहा था। इस बार तो उसकी स्पीड और ही तेज थी। लगभग वो 3 बजे रुका, प्रीत के बाजू में लेट गया, अपनी आंख बंद करके सो गया। उसके चेहरे में सुकून था, पर प्रीत के चेहरे में दर्द था जो कोई नहीं समझ सकता था। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। सब सही चल रहा था, शिप में सब लोग नाश्ता कर रहे थे, वहां पर सब लोग थे बस शौर्य प्रीत को छोड़कर। शौर्य प्रीत के रूम में। शौर्य की नींद सुबह के 10 बजे खुली। उसकी जैसे ही नींद खुली, सबसे पहली नजर सामने प्रीत पर गई जो आंख खोले सीलिंग देख रही थी। उसे उठा देखा, शौर्य उठ गया, उसे एहसास हुआ उसने कुछ नहीं पहना है, टॉवल लपेटकर खड़ा हो गया, प्रीत के साइड आया, बेल्ट निकल कर अलग कर दिया, उसके हाथ को रगड़ने लगा जिसमें निशान बन गए थे। प्रीत बिना फिक्र किए लेटी थी, बस सामने देख रही थी, उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, ना आंखों में आंसू न ही कुछ। शौर्य प्रीत को देख बोला, अंडरस्को उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। प्रीत कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही लेटी रही, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। शौर्य उसे अपनी न सुनता देख बोला, अंडरस्को तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें नहलाऊं तो ठीक है। शौर्य ने कहा, प्रीत को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। प्रीत पूरी नेक थी, कल वह जितना तड़प रही थी आज वह बिल्कुल उतना ही शांत थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, ना वह शौर्य को देख रही थी, ना ही उसके चेहरे पर दर्द के दुख के एक्सप्रेशन थे, न ही उसकी आंखों में आंसू। शावर के नीचे खड़ा हो गया प्रीत को लेकर, जैसे ही प्रीत के शरीर में पानी पड़ा वो काम गई, अचानक से झटपने लगी। उसे ऐसे झटपटते देख शौर्य हैरान हो गया। प्रीत अंडरस्को शौर्य हैरानी से प्रीत को देख बोला, उसने शावर बंद कर दिया। प्रीत को लेकर रूम में आ गया, बेड पर लेटा उसे देखने लगा, उसे शर्म नहीं थी प्रीत को देखने में, वो उसे देख रहा था, टॉवल से पोंछने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि प्रीत के शरीर पर तरह तरह के निशान दिख रहे थे जो कि नीले और लाल हरे पड़ चुके थे। शौर्य प्रीत की गर्दन में हाथ लगाया, जहां उसने बाइट किया था उसके हाथ लगाते ही प्रीत से सिसक उठी। शौर्य उसके दर्द से जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। शौर्य को अब प्रीत के शरीर पर निशान देख अजीब सा दर्द हुआ, उसने अपना सर पकड़ लिया। प्रीत अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी, आंखों में आंसू बहने लगे जो किनारे से बह रहे थे। शौर्य उसके आंसू देख उसके आंसू साफ कर बोला, अंडरस्को कहा दर्द हो रहा है। उसे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, कल को जितने गुस्से में उसने उसके साथ सब कुछ किया, पर अब उसे गिल्ट तो नहीं था, बस प्रीत के शरीर पर अपने दिए गए निशान देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्रीत ने उसे एक नजर भी नहीं देखा। शौर्य सूटकेस से प्रीत का सामान निकल उसे अच्छे से कपड़े पहना दिया, फोन लेकर किनारे चला गया। 5 मिनट बाद प्रीत के पास आया, अपने कपड़े पहन सामान पैक कर प्रीत को अच्छे से एक शॉल से लपेट लिया, उसे गोद में उठा बाहर निकल गया। प्रीत धीरे धीरे आंख बंद कर ली। वो शायद सो गई थी, अभी भी उसे होश नहीं था कि शौर्य उसे कहां पर लेकर जा रहा है।
ये कह सकते हैं उसे फर्क ही नहीं पता था। जब दिल में इतना दर्द होना, कोई मलहम लगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मलहम तो सिर्फ बाहर के निशाने पर के लिए होता है, अंदर के दर्द के लिए कोई दवा नहीं होती। शौर्य प्रीत को लेकर इमरजेंसी गेट से बाहर निकाल। बाहर एक बोट खड़ी हुई थी, वो छोटी सी शिप के टाइप की ही थी। उसमें एक नेवी ऑफिसर भी खड़ा था और शौर्य के 4-5 गार्ड्स भी थे। शौर्य प्रीत के लेकर शिप में चढ़ गया, उसे लेकर अंदर चला गया। बोट शिप से बाहर निकल समुद्र में चली गई, वहां से निकल गई। शौर्य प्रीत को लेकर एक छोटे से केबिन में बैठ गया। प्रीत को गोद में ही लिया हुआ था, उसके चेहरे में दर्द था, पर शौर्य के चेहरे में सेटिस्फैक्शन। पता नहीं किस बात का उसके हाथ प्रीत के चेहरे पर चल रहे थे, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। तभी बाहर से केबिन का गेट नॉक हुआ। शौर्य अंदर बैठे बाहर का नजारा देख सकता था, पर बाहर से लोग अंदर नहीं देख सकते थे। देखा बाहर एक गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। प्रीत को अच्छे से सोल को लपेट लिया, उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। जब वह अच्छे से सेटिस्फाई हो गया कि प्रीत का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं दिख रहे हैं, गेट की तरफ देख बोला, अंडरस्को कम इन। गॉड अंदर आया, अपना सर नीचे कर बोला, अंडरस्को सर, हमने अभय सर को बोल दिया है, वो सबका ख्याल रखेंगे, और केशव सर को भी बोल दिया है, शाम को घर आ जाएंगे, सब कुछ गार्ड्स भी उनके पास है। शौर्य बस हाँ कहा। गॉड कहाँ से चला गया, उसने एक बार भी सहमत नहीं उठाई ना शौर्य न प्रीत को देखने की। उन्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी कि अपने मालिक से सर उठाकर बात नहीं करना, और उन्होंने ये किया भी था। शौर्य प्रीत को लेकर बैठा था, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहा था। उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस शांति से बैठा हुआ था। यहाँ शिप में जब सबको पता चला कि शौर्य और प्रीत जा चुके हैं, तो वह लोग हैरान हो गए। फिर उन्हें गार्ड ने बताया कि प्रीत की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए शौर्य उसे लेकर चला गया। सब ने तो मान लिया, पर सात्विक उसे कुछ गड़बड़ी लगी, क्योंकि कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से उसकी भाभी की तबीयत कैसे खराब हो गई। पर अभी यहाँ बोलना ठीक नहीं था, सब अपने ऑफिस से अपने काम से छुट्टी लेकर आए थे। अब ऐसे अचानक अगर वह कुछ बोलता तो सबका मूड खराब हो जाता। सब शौर्य को बहुत अच्छे से जानते थे, वह कब क्या कर दे किसी को नहीं पता था, उसका गुस्सा कितना खराब था। वो लोग एक राउंड टेबल में बैठे थे, नाश्ता रखा था उनके सामने, पर किसी का खाने का मन नहीं था। तभी उनके कान में कई सारी तेज तेज आवाज आई, सब उसी तरफ देखने लगे। शिप के कोने में 4-5 लड़कियां किसी बात पर बात कर रही थी, जोर जोर हंस रही थी। ध्रुव उन्हें देख धीरे से बोला, अंडरस्को हंस तो ऐसे रही है जैसे चुड़ैल अंदर घुस गई है। उसकी बात सुन सब ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव ने खुद को देखता देख सबसे बोला, अंडरस्को ऐसा क्या देख रहे हो, सही तो बोल रहा हूं, ऐसी कोई हंसता है क्या। सब अपना अपना नाश्ता करने लगे। तभी उनके कान में फिर से आवाज आई, पर इस बार हंसने की नहीं थी, लड़ने की थी। उन्हीं 4-5 लड़कियों के बीच में 2 लड़कियां लड़ रही थी। भाई चुड़ैल भी लड़ती है, अंडरस्को मिराज ध्रुव को देख बोला। कोई कुछ कहता, तभी वह 2 लड़कियां जो लड़ रही थी, उनमें से एक लड़की ने मिराज की आवाज सुन ली, वह समझ गई चुड़ैल उन्हें ही बोला जा रहा है। उसके तन बदन में आग लग गई, वह अपने पैर पटकते हुए मिराज के पास आई। जैसे ही वह पास आई, सब लोग उसे पास आता देख डर गए, क्योंकि वह बहुत गुस्से में आ रही थी। वो लड़की मिराज के सामने खड़ी हो गई, मिराज की चेक खींच अपने सामने कर बोली, अंडरस्को यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की। मिराज अचानक से अपनी चेयर ऐसे पलटने से हैरान हो गया, वह उसे लड़की को देखने लगा। कितनी बार सी तो थी, उसकी हाइट भी 5 फीट ही होगी, और उसने उसे पलट दिया। उसे अब अपने ऊपर शक हो रहा था, वह दिखता तो अच्छा हट्टा कट्टा था, फिर इस लड़की ने कैसे उसे पलट दिया। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। वह लड़की गुस्से में मिराज को देखकर बोली, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल बोलने की, तुम्हें मैं कहाँ से चुड़ैल लग रही हूँ। मिराज उस लड़की को ऐसे गुस्से में देखता देख अपनी आईब्रो चढ़ा बोला, अंडरस्को मैडम, जिस तरह तुम ये हंस रही हो, जिस तरह तुम्हें लड़ रही हो ना, चुड़ैल ही करती हैं, ऐसा लड़कियां नहीं करती हैं। तुम्हारी कितनी अच्छी शक्ल भी नहीं है कि तुम्हें सुंदर लड़की कहाँ जाए। यूं तुमने फिर से चुड़ैल कहा मुझे, अंडरस्को लड़की गुस्से में बोली। वह लड़की काफी सुंदर लग रही थी, उसने छोटी सी मेरी पहनी हुई थी, जिसके थाई तक आ रही थी। बाल भाई उसके काफी छोटे छोटे थे और सामने से बेबी हेयर्स निकले थे। लिप्स में हल्की सी लिपस्टिक लगी थी। वह लड़की लगभग स्कूल की बच्ची हो, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी वह, और आंखें भी बड़ी बड़ी थी जो फाड़कर मिराज को देख रही थी। तभी आवाज सुनकर मिस्टर एंड मिसेज कश्यप दोनों उन्हीं के लड़की के पास आए। मिसेज कश्यप लड़की का हाथ पकड़ बोली, अंडरस्को पागल लड़की, ये हमारे गेस्ट है। अरे गेस्ट है तो क्या चुड़ैल बोलेंगे, इनकी हिम्मत कैसे हुई, अंडरस्को लड़की गुस्से में बोली। एरा अंडरस्को मिसेज कश्यप लड़की का हाथ पकड़ जोर से डांटते हुए बोली। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यह हेरा थी मिस्टर एंड मिसेज कश्यप की छोटी वाली बेटी, जो अपने दोस्तों को भी क्रूज पर लेकर आई थी, और किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया होगा, और यह सब तो एरा के लिए नॉर्मल था, क्योंकि वह हर किसी से लड़ती थी। मॉम आप रुको, मैं बताती हूँ इस लड़के को, अंडरस्को एरा अपना सर ऊपर मिराज को देख बोली। उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि उसे मिराज को देखने के लिए अपना सर पूरा ऊपर करना पड़ रहा था, क्योंकि मिराज की भी हाइट अच्छी खासी थी। मिसेज कश्यप ने अपने सर पर हाथ रख लिया, है भगवान, इस लड़की को कोई नहीं समझ सकता। एरा मिराज के ऊपर चढ़कर कुछ और कहती, तभी एक और लड़की की आवाज आई जो शिप से बाहर आ रही थी। एरा ऐसे बात करते हैं बड़ों से, अंडरस्को वो लड़की एरा को देख बोली।
सब लोग इस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी और वह लड़की खड़ी हुई थी। ये लड़की इरा की बड़ी बहन नीरा थी। मिसेज कश्यप अपनी बड़ी बेटी को देख इरा को देख बोली, अंडरस्को अब तुझे यही समझाएगी अभय नीरा। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि उसे मिराज को देखने के लिए अपना सर पूरा ऊपर करना पड़ रहा था, क्योंकि मिराज की भी हाइट अच्छी खासी थी। मिसेज कश्यप ने अपने सर पर हाथ रख लिया। है भगवान, इस लड़की को कोई नहीं समझ सकता। इरा मिराज के ऊपर चढ़कर कुछ और कहती, तभी एक और लड़की की आवाज आई जो शिप से बाहर आ रही थी। इरा ऐसे बात करते हैं बड़ों से, अंडरस्को वो लड़की इरा को देख बोली। सब लोग इस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी और वह लड़की खड़ी हुई थी। ये लड़की इरा की बड़ी बहन नीरा थी। मिसेज कश्यप अपनी बड़ी बेटी को देख इरा को देख बोली, अंडरस्को अब तुझे यही समझाएगी। अब आगे। नीरा इरा के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर किनारे ले जाने लगी, पर इरा गुस्से में थी, वह किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। नीरा जिसने व्हाइट कलर का इवनिंग गाउन पहना था उससे चलते भी नहीं जा रहा था। वो अपना एक हाथ से इवनिंग गाउन पकड़े चल रही थी, दूसरे हाथ से इरा को खींच रही थी। इरा चलो इधर से, अंडरस्को नीरा इरा को खींच बोली। पर इरा कहाँ मानने वाली थी, वह तो मिराज के सारे बाल नोच कर ही मनने वाली थी। सब लोग उसे लड़ते हुए देखा रहे थे। नीरा इरा को खींचकर आगे बढ़ने के कदम बढ़ाए, उसका पैर उसके गाउन में फंसा, वो गिरती इरा ने उससे झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। इरा ने देखा ही नहीं कि उसकी बहन गिरने वाली है, वह तो मिराज को चिल्लाने के लिए हुई। इरा के हाथ छोड़ते ही नीरा पीछे हो गई, वो नीचे जमीन में गिर गई। धम्म की आवाज से सब नीचे देखने लगे, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि नीरा अकेले नहीं गिरी थी, उसके नीचे अभय था। हुआ यूं था, नीरा गिरती अभय वही पास में खड़ा था। नीरा को गिरता देख वो पकड़ने को हुआ, पर वो खुद संभाल नहीं पाया और खुद नीचे गिर गया। उसने नीरा का हाथ पकड़ा खुद को संभालने के लिए, पर नीरा को लेकर गिर गया। अब सिचुएशन ऐसी थी, नीरा अभय के ऊपर थी, नीरा अपनी कसकर आंख बंद की थी। सब नीचे गिरे दोनों को देखने लगे। मिराज इरा के बाजू से निकल अभय नीरा के पास घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मिराज अभय को देख बोला, अंडरस्को भाई आप लोग सेफ लैंड हो गए, अब सुरक्षित हो, छोड़ दो बेचारी लड़की को। जो बड़ी शिद्दत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर नीरा को देख रहा था, जो डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी, नीरा डरी हुई थी। जब दोनों के कान में मिराज की आवाज पड़ी, दोनों ने अपना सर मिराज की तरफ किया। मिराज को देखकर नीरा नीचे देखने लगी, किसी अनजान को अपने नीचे देखकर वह हैरान हो गई। वो घबरा गई, उसके चेहरे में घबराहट दिखने लगी। वो जल्दी से उठने को हुई, पर उसका गाउन अभय के पैर में फंसा हुआ था, जिसके कारण उठ ही नहीं पाए। नीरा को गुस्सा आ रहा था, वो पलटकर इरा को देखने लगी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन दोनों को ही देख रही थी। नीरा उसे ऐसे घूरते देख बोली, अंडरस्को इरा की बच्ची, मुझे उठा पहले यहां से। इरा अपने होश में आई, नीरा का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। नीरा अभय के बाजू में बैठ गई। अभय अपने कपड़े छड़ खड़ा हो गया। मिराज अभय को देख धीरे से बोला, अंडरस्को भाई कैसा लगा आपको, एक लड़की आपके ऊपर गिरी थी। उसने कहा तो धीरे से था, पर इतना भी धीरे नहीं कहा था कि कोई सुन ना सके। उसकी बात सामने खड़ी इरा और नीरा दोनों ने सुन लिया था। इरा को फिर से उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह नीरा को देख बोली, अंडरस्को दी देखा ना, ये बेशर्म आदमी कैसी बातें कर रहा है, इसलिए मुझे चुड़ैल कहा और अब देखो फिर से कुछ बोल रहा है। ये बेशर्म कहीं का पता नहीं घर वालों ने क्या संस्कार दिए हैं। मिराज को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया, उसकी आंखों पर गुस्सा नजर आने लगा। जो लड़का पहले इतना शांत रहता था, इतना मस्ती मजाक कर रहा था, आज उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसे बेशर्म सुनकर गुस्सा नहीं आया, उसे संस्कार की बात पर अपने सवाल उठाए गए, उसे पर गुस्सा आया। वह गुस्से में इरा को देख बोला, अंडरस्को ओह मैडम मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ऐसे मुंह फाड़कर हंसोगी तो उसे चुड़ैल ही कहा जाता है। और तुम्हारी दी को मेरे भाई ने गिरने से बचाया, वरना वह अभी डॉक्टर के पास होती। और दूसरी बात, मेरे घर पर मुझे क्या संस्कार मिले यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मिराज गुस्से में इरा को देखने लगा, इरा भी गुस्से में मिराज को देख रही थी। दोनों की आंखों में से गुस्सा दिख रहा था अपने अपने लिए। शांत हो जाओ इरा, हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, अंडरस्को नीरा इरा को शांत कर बोली। माहौल को बिगड़ता देख मिस्टर कश्यप अपनी छोटी बेटी को शांत कर बोले, अंडरस्को इरा शांत हो जाओ, ये हमारे गेस्ट है। इरा गुस्से में बोली, अंडरस्को अरे कैसे गेस्ट है, ऐसे कोई गेस्ट होता है, पता नहीं कहाँ के गेस्ट है, कैसे कैसे उठकर लेकर आ गए हो आप यहाँ पर। मिस्टर कश्यप गुस्से में इरा को देख बोले, अंडरस्को इरा वह हमारे गेस्ट है आरएस इंडस्ट्री के। हीरा के कान में जैसे ही यह बात पड़ी कि आईएस इंडस्ट्रीज के गैस स्टेशन के लिए एक क्रूज इन्वेंटेड किया गया था, वो सर उठा मिराज को देखने लगी। मिराज अपने पॉकेट में हाथ डाले इरा को एटीट्यूड में देखने लगा। इरा अब समझ में आया, ये लोग उसके पापा के सबसे ज्यादा में गेस्ट है। अब उसे लग रहा था उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, उसके कारण उसके पापा को परेशानी गई तो वह अब क्या करेगी। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। इरा का चेहरा रोने जैसा देख मिराज को हंसी आ रही थी, वो खुद को कंट्रोल कर इरा को देख बोला, अंडरस्को अब समझ आ गया ना हमारे संस्कार कैसे है। इरा को अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि अब अगर वो कुछ बोलती तो पापा को प्रॉब्लम जाती, इसलिए वो पैर पटक कर शिप के अंदर जाने लगी। उसे जाता देख मिराज पीछे से आवाज लगाकर उसे रोकते हुए बोला, अंडरस्को रुको। इरा रुक गई, पलट कर मिराज को देखने लगी। मिराज इरा को देख बोला, अंडरस्को सॉरी। उसके मुंह से ऐसे सॉरी सुन इरा नीरा को देखने लगी।
सॉरी इसलिए कि मैंने तुम्हें चुड़ैल कहा अंडरस्को मिराज आराम से बोला। अभय को देख बोला अंडरस्को भाई चलो ना भूख लगी है। अभय हाँ में सर हिलाकर अपनी अपनी चेयर में बैठ गए फिर से शांति बनाकर नाश्ता करने लगे। सब अलग अलग हो गए। एरा नीरा दोनों अभी भी वही खड़ी उन्हीं को देख रही थी। दी अपने सुना उस लड़के ने सॉरी कहा अंडरस्को एरा धीरे से बोली। चल अंदर अंडरस्को नीरा अपना गाउन संभाल कर अंदर चली गई एरा उसके पीछे पीछे। कीर्ति मिराज के कंधे पर हाथ रख बोली अंडरस्को आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला। मिराज आराम से बोला अंडरस्को कुछ भी है वह लड़की है गलती तो मेरी थी ना मैंने उसे चुड़ैल कहा था पहले तभी उसे गुस्सा आया और बात बढ़ी इसलिए सॉरी कह दिया सॉरी बोल देने से कोई घट नहीं जाता है। क्या बात है तू तो बड़ा बड़ा होते जा रहा है जल्दी जल्दी अंडरस्को कीर्ति मिराज के बाल पर हाथ फेर बोली। मिराज उसके ऐसे बाल छूने से चिढ़ गया उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कोई उसके बालों को छुए को कीर्ति के हाथ हटा बोला अंडरस्को यार कितनी बार कहा है बाल मत छुआ करो। ओह मेरे भाई को चिढ़ हो रही है अंडरस्को कीर्ति मिराज के चारों तरफ हाथ लपेट बोली। मिराज उसे ऐसे हक करता देख बोला अंडरस्को ये हक मुझे नहीं इन्हें केशव की तरफ इशारा कर दो ये खुश हो जाएंगे इतना खुश होंगे कि अपना सारा वक्त सारा पैसा तुम्हारे ऊपर उड़ा देंगे। कीर्ति उसकी बात सुन केशव को देखने लगी जो काफी पीते हुए कीर्ति को देख रहा था उसके चेहरे में मिराज की बात सुन कातिल स्माइल आ गई एक बार के लिए तो कीर्ति भी उसे देखकर हैरान हो गई क्योंकि कभी काबर वह हंसता था वह भी डिक्टो शौर्य की कॉपी था उसके साथ रह रहकर वह भी बोरिंग हो गया था। केशव कीर्ति को ऐसा देखता देख अपनी उंगली से उसे अपने पास आने का इशारा किया। कीर्ति उसे ऐसा इशारा करते देख अपनी आंख छोटी कर बोली अंडरस्को ऐसे इशारा कर अपनी उसी लव को बुलाओ मुझे नहीं। केशव धीरे से बोला अंडरस्को तुम ही हो मेरी लव। मैं कोई लव नहीं हूं जिससे तुम प्यार करते हो उसके पास जाओ मैं तो कहती हूँ लेकर आना चाहिए था ऐसे अकेले हो यहाँ पर एंजॉय करते दोनों अंडरस्को कीर्ति केशव को देख बोली। केशव फिर से कीर्ति को शुरू होता देख शांत हो गया वैसे भी कल पूरा टाइम दोनों लड़े ही थे केशव कीर्ति को माना रहा था और कीर्ति कहाँ मानने वाली थी उसके मुंह में तो यही था कि जिससे प्यार करते हो उसके पास जाओ। वह उसे समझा समझा कर थक गया था कोई लड़की है ही नहीं उसकी जिंदगी में तो क्या बताएं वो। शिप के अंदर एरा नीरा के रूम में एरा बेड पर बैठी थी उसका सर नीचे था वो अजीब अजीब सा चेहरा बना बनाकर कुछ सोच रही थी। क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो नीचे अंडरस्को मिरर के सामने खड़ी नीरा उसे देख बोली। दी सब कुछ तो ठीक है उसे लड़के ने मुझे सॉरी भी कह दिया लेकिन अगर उसने मेरा गुस्सा पापा पर निकला तो अंडरस्को एरा परेशान होकर बोली। जिस हिसाब से उसे लड़के ने सॉरी कहा था उसे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वह पापा से इतनी सी बात पर बदला लेंगे और तुम जैसी बच्ची के कारण तो बिल्कुल भी नहीं अंडरस्को नीरा बालों का बन बना बोली। दी अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ आई एम 19 ईयर्स ओल्ड अंडरस्को एरा मुंह फुला बोली। नीरा उसे देख बोली अंडरस्को हाँ पता है कितनी तुम बच्ची नहीं हो और कितनी बच्ची हो अगर इतना होता ना तो उस लड़के से लड़ती ही नहीं फालतू में बात का बतंगड़ बना दिया तुमने। दी आप भी मुझे कह रहे हो अंडरस्को एरा गुस्से में बोली। छोड़ो ये सब रेडी हो हमें बाहर चलना है पापा ने बुलाया है अंडरस्को नीरा ने कहा। दी वैसे ये बात तो है वह लड़के थे बड़े हैंडसम उस लड़की को देखा जो आपके नीचे था अंडरस्को आयरन नीरा के कंधे पर हाथ रख बोली। नीरा उसकी बात सुन सोचने लगी जो लड़का उसके नीचे था उसने तो उसे अच्छे से देखा भी नहीं था एरा के कारण उसने उसे थैंक यू भी नहीं कहा था उसने उसे बचाया था। ओहो आप तो ख्याल में खो गई उनके अंडरस्को एरा नीता को कंधे से कंधे मार बोली। नीरा एरा की बात सुन उसके कंधे पर मार बोली अंडरस्को शर्म नहीं आती ऐसी बात करते अपनी बड़ी बहन से। एरा नीरा से दूर होकर बोली अंडरस्को अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है आप अपने आप को देखो आपके गाल कैसे लाल हो रहे हैं उस लड़के को सोचकर। यहाँ बोट किनारे पर आकर रुकी। शौर्यप्रीत को गोद में उठाए बोट से बाहर निकला उसके गार्ड्स पहले ही वहां खड़े हुए थे उसने पहले ही बता दिया था। वो आ रहा था गाड़ियां भी रेडी थी। शौर्यप्रीत को लेकर गाड़ी के बैठ गया। प्रीत नींद में थी गहरी उसे पता ही नहीं था वो कहाँ है अनजान जगह। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। नीरा एरा की बात सुन उसके कंधे पर मार बोली अंडरस्को शर्म नहीं आती ऐसी बात करते अपनी बड़ी बहन से। एरा नीरा से दूर होकर बोली अंडरस्को अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है आप अपने आप को देखो आपके गाल कैसे लाल हो रहे हैं उस लड़के को सोचकर। यहाँ बोट किनारे पर आकर रुकी। शौर्यप्रीत को गोद में उठाए बोट से बाहर निकला उसके गार्ड्स पहले ही वहां खड़े हुए थे उसने पहले ही बता दिया था। वो आ रहा था गाड़ियां भी रेडी थी। शौर्यप्रीत को लेकर गाड़ी के बैठ गया। प्रीत नींद में थी गहरी उसे पता ही नहीं था वो कहाँ है। अब आगे शिप में शाम होने को आई थी सबने खूब एंजॉय किया था सनसेट भी देखा। अब सबके जाने की बारी थी शिप पलट चुकी थी सब अपने अपने रूम में चले गए रेडी होने बैग पैक करने। अभय अपने रूम में जा रहा था एक हाथ पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से फोन चला रहा था उसका ध्यान फोन में था। वो धीरे धीरे चल रहा था वहां पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था पर जो शिप में नेटवर्क लगा हुआ था वह सिर्फ कुछ एरिया में ही जा रहा था। तभी सामने से आवाज आई हटो सामने से अंडरस्को अभय सामने देखने लगा जहां से भागते हुए एरा आ रही थी वो ऐसे भागते हुए आ रही थी ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे कोई सांड पड़ जाओ। अभय उसको अपने पास भागते देखा तो किनारे हो गया वो एक साइड खड़ा हो गया एरा भागते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई।
हाय अंडरस्कोर इरा अपना हाथ आगे कर बोली। अभय इरा को देखने लगा, कंफ्यूजन से अभी तक वहां से चलते हुए आ रही थी। सामने से हटो और अब उसके सामने खड़े होकर है कह रही है, पागल हो गई है क्या लड़की। अभय भी कुछ तक शौर्य की तरह ही था, उसे भी इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा लोगों से बात करने में। हाँ, वह सिर्फ अपने लोगों के साथ मस्ती मजाक सब करता था, लेकिन अपने बिजनेस और अपने प्रोफेशनल वर्क पर वह शौर्य के जैसा ही था। अभय को हाथ न मिलता देख इरा अपना हाथ पीछे कर दांत दिखा दी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अभय ने हाथ नहीं मिलाया उससे। वो अपना सर झटक अभय से बोली, अंडरस्को वह क्या है ना मेरी बहन मुझे मरने के लिए आ रही है, मैं यहाँ। एक तरफ इशारा कर उस तरफ छुप रही हूँ। आप मेरी बहन को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, उससे कह देना मैं कहीं और चली गई। अभय उसे अपनी आईब्रो जोड़े उसे देख रहा था, उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। इरा बिना अभय की बात सुन इस तरह बढ़ गई। अभय उसे जाता देख अपने सर पर हाथ रख लिया, गहरी सांस लेकर फिर से फोन देखने लगा। तभी उसे सामने से फिर से आवाज आई, वो सामने देखने लगा। जहां से नीरा आ रही थी उसके हाथ में एक लकड़ी थी, वह शायद इरा को मरने के लिए रखी हुई थी। वह बड़बड़ाते हुए उसी तरफ आ रही थी, काफी बड़ा कॉरिडोर था वहां पर। अभय नीरा को देखने लगा, व्हाइट शर्ट रेड स्कर्ट, वो इधर उधर देखते हुए आ रही थी। नीरा जब अपने सामने अभय को खड़ा देखा तो अपनी जगह खड़ी हो गई। उसे आज सुबह का सीन याद आ गया जब वह अभय के ऊपर गिरी थी और अभय ने उसे बचाया था। अभय उसे देख वहां से जाने लगा। वो नीरा के सामने से निकला ही था। नीरा अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोली, अंडरस्को थैंक यू। अभय के कदम अपने आप रुक गए उसका थैंक यू सुनकर। वह नीरा को देखने लगा जो अपना सर झुकाए खड़ी हुई थी। अभय इधर उधर देखने लगा, उसे लगा शायद मीरा किसी और को थैंक यू बोल रही हो, पर उसके अलावा तो वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वह समझ गया नीरा उसे थैंक यू बोल रही है। वह उसे देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, अंडरस्को किस लिए। नीरा अपना सर ऊपर कर बोली, अंडरस्को वो आज अपने सुबह मुझे बचाना चाहा लेकिन फिर आप गिर गए, आपके कारण मुझे चोट नहीं लगी, उसके लिए थैंक यू। अभय बस हाँ में सर हिलाकर बिना बोले चला गया। नीरा को लगा वह कुछ बोलेगा पर उसने तो कुछ बोला ही नहीं। वो अभय को जाते देख बोली, अंडरस्को अब्दू कहीं का। कोई लड़की थैंक यू बोल रही है, इंसान को रास नहीं आता। और अगर वही चीज लड़की अगर थैंक यू नहीं बोलते तो कहते लड़की के अंदर एटीट्यूड है, ईगो भरा पड़ा है कि उसने उसकी जान बचाई, गिरने से बचाया, और लड़की थैंक यू नहीं बोली। सब में प्रॉब्लम है, लड़कियों को हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है जो लड़की कभी नहीं समझ सकती लड़कों को। नीरा बड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ चली गई। वह अभय के चक्कर में भूल ही गई थी कि वह इरा को ढूंढने जा रही है। यहाँ शाम का वक्त, एक बड़े से रूम में। वो रूम काफी बड़ा और सुंदर था, हर चीज अपने अपने स्थान पर सही जगह पर रखी हुई थी। एक किंग साइज बेड पर एक लड़की आंख बंद किए सो रही थी। तभी वो अचानक से बेड पर बैठ गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी, उसके चेहरे में पसीने की बूंदें चमकने लगी। लड़की डर से बुरा हाल था, उसकी सांस समा नहीं रही थी। वह लड़की अपनी आंखें खोलकर देखने लगी, वह कहां पर है, चारों तरफ नजर घूमने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक लड़की पर गई जो बैठा उसे ही देख रहा था। उस लड़के को देख लड़की की सांस फूलने लगी, वो पीछे खिसकने लगी। उसे पीछे खिसकता देख, अपने से डरता देख लड़के के चेहरे में डेविल स्माइल आ गई। वो लड़की को ऊपर से नीचे देखने लगा। प्रीत का रोना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। यहाँ शाम का वक्त, एक बड़े से रूम में। वो रूम काफी बड़ा और सुंदर था, हर चीज अपने अपने स्थान पर सही जगह पर रखी हुई थी। एक किंग साइज बेड पर एक लड़की आंख बंद किए सो रही थी। तभी वो अचानक से बेड पर बैठ गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी, उसके चेहरे में पसीने की बूंदें चमकने लगी। लड़की डर से बुरा हाल था, उसकी सांस समा नहीं रही थी। वह लड़की अपनी आंखें खोलकर देखने लगी, वह कहां पर है, चारों तरफ नजर घूमने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक लड़की पर गई जो बैठा उसे ही देख रहा था। उस लड़के को देख लड़की की सांस फूलने लगी, वो पीछे खिसकने लगी। उसे पीछे खिसकता देख, अपने से डरता देख लड़के के चेहरे में डेविल स्माइल आ गई। वो लड़की को ऊपर से नीचे देखने लगा। अब आगे, इतना क्यों डर रही हो बीवी, अंडरस्को लड़का लड़की के पास आकर बोला। लड़की लड़के की बात सुन डर गई, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये कोई और नहीं प्रीत और शौर्य थे। शौर्य प्रीत को लेकर राय ज्यादा विला आ गया था। वह जब यहाँ पर आया था तब दोपहर हो चुकी थी। शौर्य प्रीत के पास आ गया, उसके सामने खड़ा होकर बोला, अंडरस्को हाथ पैर धूल कर नीचे आ जाओ, अपना हुलिया ठीक करो, सब वेट कर रहे हैं नीचे। शौर्य कहकर गेट के तरफ जाने लगा। वह इतनी देर से उसका उठने का इंतजार कर रहा था। वह गेट के पास आया, पलटकर बेड पर बैठी प्रीत को देख बोला जो उसे ही देख रही थी, अंडरस्को अपना पूरा होलिया ठीक करो, नीचे शांति से सबके साथ जाकर बैठ जाओ, अगर कोई पूछे तो वहां से जल्दी क्यों आ गए तो कहना तबीयत खराब थी। प्रीत शौर्य को देख बस हाँ में सर हिला दी। उसे शौर्य से डर लग रहा था, वह कुछ बोलने के उसमें नहीं थी। अगर वह कुछ बोलते फिर से शौर्य उसके साथ वही करता और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। शौर्य बाहर निकल गया। उसके निकलते ही वार्डरोब से रोबोट बाहर आया। प्रीत उसे देख बेड से खड़ी हो गई, उसका कुछ मन नहीं था करने का, अपने आप को नीचे से देखने लगी। उसने एक ब्लू कलर की नाइटी पहनी हुई थी। रोबोट प्रीत को देख उसके सामने खड़ा सर झुका बोला, अंडरस्को आपका स्वागत है। प्रीत रोबोट को देखने लगी, उसकी आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं नजर आ रहे थे, ना ही आंसू, चेहरा मुरझाया हुआ था जो हल्का सा पीला पड़ गया था पर कल के हिसाब से ज्यादा ठीक थी वह।
उसके बाजू से निकल वॉशरूम जाने लगी। अब उसके शरीर पर दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि शौर्य ने उसे दवाई दे चुका था। वह उसे वहां से निकलते ही अस्पताल लेकर गया था, उसका अच्छे से चेकअप करवाया था। ये सब प्रीत को कोई याद नहीं था क्योंकि प्रीत तो बेहोश थी। शौर्य ने उसे दवाई माउथ तो माउथ दी थी। रोबोट प्रीत को कुछ ना बोलता ना देख उसके पीछे पीछे जाने लगा। प्रीत को एहसास हो गया था कि वह पीछे आ रहा है, पर वह कुछ नहीं बोली। उसका बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं था। प्रीत अलमारी से कपड़े निकलने लगी। कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग? रोबोट प्रीत को देख बोला। उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। प्रीत कपड़े निकल उसे देखना में सर हिला दी वॉशरूम जाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ पीछे से उसे रोबोट ने पकड़ा हुआ है। वो पलट कर देखने लगी। उसकी मैक्सी गाउन रोबोट ने पकड़ा हुआ था, उसे ही देख रहा था। रोबोट अपना हाथ उठाकर प्रीत को नीचे झुकने का इशारा किया। प्रीत उसकी बात मान नीचे झुक गई, रोबोट को देखने लगी। रोबोट प्रीत को देख अपना हाथ उठाकर प्रीत के सर पर रख दिया। रोबोट प्रीत के सर पर हाथ फेर बोला, आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हैं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। प्रीत उसे देखने लगी। वह रोबोट हो कि यह बात बोल रहा है? वह इंसान जैसी बातें क्यों कर रहा है? वह तो एक मशीन का रोबोट है ना, वह क्यों उसके इमोशंस समझ रहा है? प्रीत उसे रोबोट को देख रही थी जो उसके सर पर हाथ फेर रहा था, किसी इंसान की तरह जैसे एक माँ हो और वह बच्चा। प्रीत की आंखों में आंसू आने लगे, उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। कोई अगर दुख में ऐसा पूछ रहा है तो किस नहीं पसंद आएगी? हर किसी को किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही है। यहाँ पर इंसान नहीं है पर एक मशीन है जो उसके इमोशनल समझ रही है। क्या उसमें ये फीचर है? हाँ, शौर्य ने डाला है उसमें ये फीचर। तभी तो शौर्य किसी से इतना बात नहीं करता था, लेकिन कमरे में जब वह आता था तब वह हमेशा रोबोट से बात करता था। उसकी हर बात रोबोट मानता था, इसीलिए इतना विश्वास नहीं करता था। शौर्य की अपनी सारी फाइल्स उसके डाटा में सेव करके रखें। शौर्य के सारे कनेक्शन, सारे सिक्योरिटी पासवर्ड, सारे कार्ड के पासवर्ड नंबर, उसकी हर एक पर्सनल डिटेल रोबोट के पास थी। प्रीत के आंसू आंख से बाहर आ गए। वो घुटनों के बल बैठ गई, अपने दोनों हाथ रोबोट के गले में डाल रोने लगी जोर जोर से। उसकी आवाज पूरे कमरे में आ रही थी। रोबोट उसके सर पर हाथ फेर रहा था। प्रीत कितने ही देर तक रोते रही, रोबोट के गले लग। रोबोट प्रीत को देख बोला, मेरे सिस्टम में पानी अलाउड नहीं है, आपके आंसू मेरे सिस्टम को भीगा रहे हैं। प्रीत उसकी बात सुन उससे दूर हो गई, अपने आंसू पोंछने लगी। थैंक यू प्रीत खड़ी होकर बोली। वॉशरूम चली गई। रोबोट उसे जाते देख बोला, मेरे अंदर किसी का चेहरा पढ़ने का फीचर है और मैं ये बता सकता हूँ मेरे बॉस ने कुछ किया है आपके साथ। और कोई आपका दिल दुखाए यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोबोट ने कहा, फिर से रूम में चला गया सात्विक का शक। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत कितने ही देर तक रोते रही, रोबोट के गले लग। रोबोट प्रीत को देख बोला, मेरे सिस्टम में पानी अलाउड नहीं है, आपके आंसू मेरे सिस्टम को भीगा रहे हैं। प्रीत उसकी बात सुन उससे दूर हो गई, अपने आंसू पोंछने लगी। थैंक यू प्रीत खड़ी होकर बोली। वॉशरूम चली गई। रोबोट उसे जाते देख बोला, मेरे अंदर किसी का चेहरा पढ़ने का फीचर है और मैं ये बता सकता हूँ मेरे बॉस ने कुछ किया है आपके साथ। और कोई आपका दिल दुखाए यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोबोट ने कहा, फिर से रूम में चला गया। अब आगे। प्रीत फ्रेश होकर बाहर आई, खुद को मिरर में देखने लगी। सुना सा चेहरा जिसमें मुस्कान थी ही नहीं। वह यहाँ से कितना खुश होकर गई थी, पर पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई। प्रीत लॉन्ग सूट पहनकर मिरर में खुद को देखते हुए रेडी हो रही थी। जैसे ही मांग के सिंदूर भरने को हुई, इसके हाथ अपने आप रुक गए। उसके चेहरे में थोड़ी स्माइल आ गई, फेक स्माइल। वह खुद से बोली, यह मांग में सिंदूर पति के लिए होता है, मैं भर तो लूंगी पर जो मेरे जख्म है उसे कौन भरेगा। उसे तो ऐसा लगता जैसे उसकी सारी खुशियां उजड़ गई हो। जब कोई सुहागन औरत अपने पति के साथ पहली रात बिताती है तो दूसरे दिन उसका निखार काफी तेज निखर कर आता है, लेकिन प्रीत का निखार क्यों ढल गया? इस तो खुद को मिरर पर देखने की भी इच्छा नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कहीं छुप जाए जाकर और खूब रोए, और किसके सहारे होएगी वह? उसका तो इधर पर कोई भी नहीं है, किसको बताएगी वह? एक कहने को भाई है पर उस भाई को क्या कहेगी, कैसे समझेगी वह किस लिए रो रही है? प्रीत रेडी होकर बाहर निकल गई। नीचे हॉल में दादाजी, राजवीर जी, सीमा जी और अजय जी चारों बैठे हुए थे। शौर्य वहां पर था ही नहीं। प्रीत सीढ़ियां उतर नीचे आ रही थी, तभी बाहर कई सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आई। सीमा जी सबको देख बोली, लो आ गए शैतान, अभी तक इतनी शांति थी, अब देखना इस घर पर कोई शांति नहीं रहेगी। बाहर से भागते हुए सात्विक, मिराज, विराज तीनों अंदर आए। प्रीत उन्हें देख नीचे आ गई। सबसे पहले आकर उसने सबके पैर छुए। राजवीर जी प्रीत के सर पर हाथ फेर बोले, बेटा तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? प्रीत सर झुकाए हाँ में सर हिला दी। तभी स्टडी रूम से शौर्य बाहर आया। सात्विक प्रीत के गले में हाथ डाल बोला, भाभी अचानक आपकी तबीयत को क्या हो गया था? प्रीत उसके ऐसे कंधे में हाथ रखने से सात्विक को देखने लगी। उसे याद आया शौर्य ने उसे क्या क्या नहीं कहा था। वह उसके भाइयों को रिझा रही है, उसकी नजर अपने आप सामने से आ रहे हैं शौर्य पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। ये देख उसने धीरे से सात्विक के हाथ को दूर किया, उससे दूर खड़ी हो धीरे से बोली, बस नॉर्मल। आप लोग बैठो मैं चाय लाती हूँ। प्रीत सर झुका सबसे बोली।
सीमा जी उसका हाथ पकड़ बोली अंडस्को तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई और बना लेगा, बैठ जाओ। प्रीत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी, वह शौर्य को देखते ही नहीं चाहती थी। शौर्य भी प्रीत को लगातार ही देख रहा था, वो उसकी नजरें अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वह यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसे सीमा जी से अपना हाथ छुड़ावा। बोली अंडस्को नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, बना लूंगी। सीमा जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, प्रीत का हाथ छोड़ दिया। प्रीत किचन में चली गई। सात्विक शौर्य को बारीकी से देखने लगा, आज उसका भाई कुछ अलग ही लग रहा था। शौर्य सबके पास सोफे में बैठ गया। सात्विक से रहने गया इसलिए उसने पूछ ही लिया अंडस्को भाई भाभी को ऐसा क्या हुआ था जो आपको अचानक की सुबह निकलना पड़ा, कल तक तो ठीक थी ना, रात में भाभी। शौर्य सात्विक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगा, उसका भाई तो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, फिर आज उस लड़की के लिए वह उससे सवाल कर रहा है। इट्स नॉर्मल अंडस्को शौर्य सात्विक को देख बोला। सात्विक को अब कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था, वो सभी को देख बोला अंडस्को मैं भाभी के पास से आता हूँ। वह किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन वह अपने एक कदम से दूसरा कदम ले पता कि उसे शौर्य की आवाज सुनाई दे जो कह रहा था उसे ही देखकर अंडस्को जरूरत नहीं है, जाकर रूम में फ्रेश हो जाओ। सात्विक अभी सबके सामने उसे कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए वह किचन में न जाकर ऊपर रूम में चला गया, बाकी सब भी अपने रूम में चले गए। रात में सब खाना खाकर रूम में चले गए। सात्विक को मौका ही नहीं मिला प्रीत से बात करने का, क्योंकि शौर्य आसपास ही था और प्रीत खुद उससे भाग रही थी, वह यहाँ तक किसी से बात भी नहीं करी थी, बस हाँ हूं मैं जवाब दे रही थी। प्रीत बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शौर्य उस पर फिर से इल्जाम लगाए, फिर से चरित्र पर सवाल उठाए। रात के 11 बज रहे थे। प्रीत अपने किचन का काम खत्म कर रूम में न जाकर बाहर निकल गई, गार्डन के तरफ बढ़ गई, उसका बिल्कुल मन नहीं रूम जाने का। या ये भी बोल सकते थे कि उसे शौर्य को देखने का बिल्कुल मन नहीं था। प्रीत अपना सर पकड़े गार्डन में आई, उसका बहुत तेज सर दर्द कर रहा था, वो सर पकड़े एक जगह नीचे घास में बैठ गई। अपने सर को मसलने लगी, शायद वह ज्यादा सोच रही थी, ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी, इसलिए उसका कर सर पेन हो रहा था। गार्डन में कोई भी नहीं था, बस वहां पर लाइट जल रही थी, क्योंकि यह एरिया थोड़ा किनारे पर हो जाता था, इसीलिए यहाँ पर गार्डों का पहरा नहीं होता था, यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें और दीवारों पर कांच लगे हुए थे। प्रीत सर पर हाथ रख लेट गई, काले आसमान को देखने लगी। चांद बार बार आ रहा था, छुप रहा था, तारे तो थे ही नहीं। प्रीत के चेहरे में थोड़ी स्माइल आ गई, वो चांद को देख बोली अंडस्को तू मुझे देखकर हंस रहा है, हंस ले, तेरा वक्त है अभी हंसने का। जिंदगी मेरे साथ मजाक बना कर रखी है, तू भी बना रहा है ना। तुझे तो अकेलेपन का सहारा बोलते हैं, लेकिन फिर भी तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते ना किसी का। जिंदगी हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलती है। तेरे पास तो सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास अंधेरे में भी तेरी चांदनी तेरा साथ नहीं छोड़ती, काले बादल में छिटने के बाद भी चांदनी तेरे साथ रहती है, लेकिन मेरी चांदनी वह कहाँ है, शायद भगवान ने मेरे नाम कुछ लिखा ही नहीं है, ना माँ बाप ना दोस्त ना ही साथी, कुछ भी नहीं, मैं अकेली इस राह पर चल पड़ी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्रीत आंख बंद कर खुद से बोली अंडस्को सोचा था इतना अच्छा परिवार है मेरे पास, इतना अच्छा सब है, पर किस काम का जब पति ही साथ ना हो, जब पति इतनी नफरत करता हो, जब पति के दिल में ही कुछ ना हो, तो मेरा क्या काम है इस घर में, मैं क्यों हूँ इस घर में सिर्फ जबरदस्ती के लिए, जबरदस्ती का रिश्ता निभाने के लिए। प्रीत सर पकड़ बैठ गई, तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। वो अपना सर पीछे कर देखने लगी, उसके जस्ट पीछे शौर्य खड़ा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। कब तक ऐसे यहाँ रहने का विचार बना कर रखी हो अंडस्को, शौर्य प्रीत के सामने घुटनों के बल बैठ बोला। प्रीत उसके पास आने से डर गई। शौर्य प्रीत को देख बोला अंडस्को ये डरने का ढोंग मुझे मत बताओ, शांति से कमरे में चलो, अगर किसी ने यहाँ पर तो मैं ऐसे अकेले बैठा देख लिया ना तो सभी को शक हो जाएगा। प्रीत सर झुकाकर सर हिला दी, उसकी आंख में आंसू आने लगे। शौर्य प्रीत का चेहरा पका उपकर उसके आंसू पोंछ बोला अंडस्को आंसू बचा कर रखो, अभी और बहने हैं, बहुत कुछ होने वाला है। प्रीत भरी आंख से शौर्य को देखने लगी। शौर्य अच्छे से आराम से उसके आंसू पोंछ रहा था, प्रीत से इतनी आराम से बात करता देख, इतनी आराम से उसके आंसू पूछता देख हैरान हो गई, तभी शौर्य उसकी पीठ पर हाथ रख उसे गले लगा लिया। प्रीत हैरान हो गई, तभी शौर्य धीरे से उसके कान में बोला अंडस्को ज्यादा नाटक मत करो, विकी सात्विक यही खड़ा हुआ है, अगर उसे जरा से भी भनक लगी ना तो याद रखना जितनी आंसू निकल रहा है ना उससे कई गुना आंसू बहेंगे। प्रीत शौर्य की बात सुन गेट के तरफ देखने लगी, जहां पर सात्विक सच के खड़ा था और उन्हें ही देख रहा था, उसके चेहरे में स्माइल थी। सात्विक ने जैसे ही देखा उसके भैया भाभी एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, तब जाकर उसे शांति मिली, दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। वह यहाँ पर ये देखने आया था कि उसके भाई बहन के बीच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसने प्रीत को गार्डन में देख लिया था, इसलिए वह उससे बात करने आ गया था, लेकिन उससे पहले शौर्य उसके पास आ गया, वह वहीं खड़े होकर उन दोनों को देखने लगा। उन दोनों को गले लगाते देख वह अपने रूम में चला गया। शौर्य प्रीत से दूर हुआ, प्रीत सर झुका ली, शौर्य प्रीत की पीठ पर हाथ रख उसे गोद में उठा लिया। प्रीत कुछ ना ही बोली, बस आंख बंद कर ली, उसे अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, वह समझ गई थी शौर्य ये सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कर रहा है, वह उसे हट करके अपनी फैमिली को खुश कर रहा है, उसे अपने ऊपर हंसी आ रही थी, क्या जिंदगी हो गई है ना उसकी। शौर्य प्रीत को लेकर रूम में चला गया। इधर केशव के रूम में सब खाना खाकर रूम में चले गए।
कीर्ति अपने रूम में जाने लगी तभी केशव पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। यू इडियट, हाथ छोड़ो मेरा। अंडरस्को कीर्ति केशव को गुस्से में देख बोली। अपने आसपास देखने लगी, वहां पर कोई भी नहीं था। केशव उसे खींचते हुए दूसरे तरफ ले जाने लगा। कीर्ति उससे हाथ खींचते हुए छुड़ावाते हुए भूंभनते हुए बोली, अंडरस्को मैं चिल्ला दूंगी, मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। हाल के बीचों बीच के केशव कीर्ति की बात सुनकर उसका हाथ छोड़ दिया। अपने हाथ बाद बोला, अंडरस्को चिल्लाओ बुलाओ सबको, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे चिल्लाने से कौन आता और कौन मुझे कुछ बोलता है, और सब यही बोलेंगे कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहिए, ना कि ऐसे झगड़ना चाहिए। कीर्ति केशव न डरता देख अपने दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैंने मना किया ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? जाओ ना उसी लड़की के पास जिससे तुम प्यार करते हो। केशव पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि लड़की क्या समझने के मूड में नहीं है। वह उससे कह चुका है कितनी बार कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में, अरे वह तो किसी से बात भी नहीं करता है ढंग से, फिर ये लड़की इसको एक बार कह दिया, वह बार बार वही रट लगाई घूम रही है। शौर्य का मलहम लगाना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। कीर्ति उससे हाथ खींचते हुए छुड़ावाते हुए भूंभनते हुए बोली, अंडरस्को मैं चिल्ला दूंगी, मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। हाल के बीचों बीच के केशव कीर्ति की बात सुनकर उसका हाथ छोड़ दिया। अपने हाथ बाद बोला, अंडरस्को चिल्लाओ बुलाओ सबको, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे चिल्लाने से कौन आता और कौन मुझे कुछ बोलता है, और सब यही बोलेंगे कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहिए, ना कि ऐसे झगड़ना चाहिए। कीर्ति केशव न डरता देख अपने दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैंने मना किया ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? जाओ ना उसी लड़की के पास जिससे तुम प्यार करते हो। केशव पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि लड़की क्या समझने के मूड में नहीं है। वह उससे कह चुका है कितनी बार कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में, अरे वह तो किसी से बात भी नहीं करता है ढंग से, फिर ये लड़की इसको एक बार कह दिया, वह बार बार वही रट लगाई घूम रही है। अब आगे। केशव को गुस्सा आ रहा था, वो अपना सर इधर उधर करने लगा। कीर्ति उसे गुस्से में आता देख पलटकर रूम की तरफ जाने लगी। वो पलटकर अपना एक भी कदम बढ़ती केशव उसे झटके से अपने कंधे से उठा लिया, उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। कीर्ति चिल्लाने लगी, उसकी पीठ पर मरने लगी। उसने अचानक से किया, कीर्ति संभल ही नहीं पाई। छोड़ो मुझे अंडरस्को कीर्ति केशव को मार बोली। पर केशव को उसके मरने से फर्क नहीं पड़ा, वह कहां पर और वह छोटी सी बच्ची कहां पर। कहां केशव बॉडी बिल्डर एक झटके में कई सारे लोगों को एक बार में कर सकता था, फिर तो कीर्ति एक नाजुक सी लड़की है। वह केशव कीर्ति को लेकर अपने रूम में आ गया। पैर से गेट को धक्का देकर खोल अंदर चला गया। कीर्ति को नीचे उतर पलटकर गेट में लॉक लगा दिया। कीर्ति केशव को लोग लगते थे, गुस्से में उसके पीछे से उसको धक्का दे बोली, अंडरस्को मुझे बाहर जाना है। केशव उसके धक्के से हिला भी नहीं। वो कीर्ति को देख बोला, अंडरस्को कोई कहीं नहीं जाएगा अब जब तक पूरी बात खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। कीर्ति उसकी बात सुन गुस्से में बोली, अंडरस्को जबरदस्ती है क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, एक बार में समझ में नहीं आती है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे यहाँ से जाने दो। केशव उसकी बात सुन कीर्ति के पास आते हुए बोला, अंडरस्को हाँ जबरदस्ती है तो मैं, अगर यही लग रहा है तो यही समझो, मुझे तुमसे बात करनी है, जब तक मेरी पूरी बात खत्म नहीं हो जाती तुम सिर्फ मुझे सुनोगी। कीर्ति उसकी बात सुन गुस्से में उसे देख अपने कान में हाथ रख ली, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। जैसे ही उसका चेहरा दूसरी तरफ हुआ उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सामने हैरानी से देखने लगी, जल्दी से पलटकर केशव को देखा जो उसे ही देख रहा था। कीर्ति फिर सामने देखने लगी, बेड की तरफ बढ़ गई। कीर्ति चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी, उसके चेहरे में स्माइल आ गई। तभी उसके ऊपर फूलों की बरसात हो गई। कीर्ति अपने हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगी, पंखे से फूल नीचे आ रहे थे। केशव गेट के पास खड़ा उसे खुश होते देख उसके पास आने लगा। कीर्ति उसे अपने पास आता देख पलट गई, अपनी पीठ उसकी तरफ कर रूम देखने लगी। केशव के कदम खुद ब खुद रुक गए, वो वही खड़ा होकर कीर्ति को देखने लगा। कीर्ति पूरे रूम में देख रही थी, पूरे रूम में उसकी फोटोज लगी थी, बचपन से लेकर आज तक की हर तरीके से उसकी फोटो ली गई थी, चाहे उसके कॉलेज की हो, चाहे घर के हो, चाहे वह फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई हो, हर एक फोटो थी। पर यह सब केशव के पास कैसे आया? क्या वह उसे इतने साल से स्टॉक कर रहा था? उसे तो पता ही नहीं था वहां इतनी सारी फोटोज लटकी हुई थी, रखी हुई थी, फ्रेम थे कि अनगिनत। कीर्ति अगर गिरने को बैठी तो उसे रात से सुबह जरूर हो जाती, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट उसे तो यकीन नहीं हो रहा था केशव ने ये सब किया है। कीर्ति को अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी, उसका मन कर रहा था वह यहाँ पर झूमले नाचने लग जाए जोर जोर से, पर केशव यही था, इसलिए उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक किया। गुस्से में केशव की तरह पलटकर बोली, अंडरस्को मेरी फोटोज तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है, और वह भी इतनी सारी? क्या तुम मुझे इतने साल से स्टॉक कर रहे थे? रुको अभी मैं अपने भाई से बताती हूँ। केशव कीर्ति को बात करता देख उसके पास आने लगा। कीर्ति इसे पास आता देख पीछे जाते हुए बोली, अंडरस्को पास मत आना मेरे, वरना चिल्ला दूंगी। केशव कुछ नहीं बोला, बस उसके पास अपने कदम बढ़ाता रहा। कीर्ति बिल्कुल बेड के पास आ गई वो, और खिसकती बेड पर गिर गई, धाम से बैठ गई बेड पर। केशव उसके सामने खड़ा हो गया, उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा।
कीर्ति उसे ऐसा देखते देख सर नीचे कर बोली, अंडरस्को किसी लड़की को ऐसे स्टॉक नहीं करना चाहिए जबकि आपको उससे कोई रिश्ता ना हो। केशव उसकी बात सुन कुछ नहीं बोला, उसका हाथ पकड़ घुटनों के बल बैठ गया। कीर्ति उसे नीचे बैठाता देख हैरान हो गई। आई लव यू कीर्ति अंडरस्को केशव कीर्ति को आंख में देख बोला। कीर्ति उसकी बात सुन मुंह खोले देखने लगी। केशव कीर्ति का हाथ पकड़े बोला, अंडरस्को सोचा नहीं था कभी कि यह बात तुमसे कहूंगा, हमेशा से यह सोचता आया था तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं, तुम कहाँ प्रिंस और मैं कहाँ पर, पता है मेरी किस्मत भी क्या खेल खेल रही है, ना अनाथ माँ बाप का साया नहीं था, लेकिन देखो ना मेरी किस्मत भी क्या खेल खेल गई, एक माँ बाप का साथ छूटा, एक खुशहाल परिवार मिल गया, तुम बताओ मुझे मैं कैसे उनसे ये बोल देता हूँ कि मुझे इस घर की लाडली से प्यार है, बचपन से लेकर हर चीज़ यहाँ पर मेरी पूरी होते आई है, मेरे बिना बोले हर कोई हर चीज़ जान जाता है, और पापा उन्होंने कभी यह एहसास नहीं दिलाया कि उनके सिर्फ 2 बेटे हैं। केशव की आवाज भरी होते जा रही थी, उसका गला भरा गया, कीर्ति के हाथ में हाथ कस गए। कीर्ति ये महसूस कर सकती थी कि केशव कभी भी रो देगा, उसने अपना हाथ छुड़ाकर केशव की पीठ पर रख सहलाने लगी। कहते हैं ना, जब सामने कोई पसंदीदा इंसान हो उसके सामने रोने का, उसके सामने अपना दुख प्रकट करने का, खुशी प्रकट करने की कैसी शर्म, वैसे ही केशव के साथ हुआ, उसके आंसू धीरे धीरे आंखों से बाहर आ गए, उसका सर अपने आप कीर्ति की गोद में रख गया, चारों तरफ हाथ लपेट वो रोने लगा। कीर्ति ये एहसास होते ही शांत हो गई, केशव को रोने दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी केशव कितना भी बाहर से सख्त दिखा दे अपने आप को, लेकिन अंदर से अभी भी एक नर्म इंसान है। उसे शौर्य के लिए सख्त बनना पड़ता था, वह उसका बॉडीगार्ड था, उसी के पास हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वह हमेशा अपने चेहरे पर शक से एक्सप्रेशन लेकर चलता था। यहाँ प्रीत शौर्य के रूम में। शौर्य प्रीत को गोद में लेकर रूम में आया। वो जैसे ही अंदर आया सामने खड़ा उसे रोबोट दिखा जो उन्हें ही देख रहा था। शौर्य उसे इग्नोर कर प्रीत को बेड पर बैठा दिया, खुद वार्डरोब में चला गया। उसके जाते ही प्रीत ने अपनी आंखें खोली, शौर्य को देखने लगी, जिसकी पीठ दिख रही थी उसे शौर्य उसकी अलमारी से कुछ निकल रहा था। प्रीत को समझ ही नहीं आया शौर्य का उसके अलमारी में क्या रखा है जो वह ढूंढ रहा है। शौर्य वार्डरोब से बाहर आया, प्रीत के सामने खड़ा होकर बोला, अंडरस्को कपड़े उतरो। प्रीत उसकी बात सुन हैरान हो गई, उसके सामने कल का नजारा याद आने लगा, कल छोड़ने कितनी जबरदस्ती की थी उसके साथ, वो रुका भी नहीं था। प्रीत कंपने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, वो थार थार कांप रही थी, कहीं शौर्य फिर से उसके साथ वही तो नहीं करेगा जो उसने कल किया था। कुछ कहा मैंने, कपड़े उतरो अंडरस्को शौर्य प्रीत को कांपता देख बोला। प्रीत सर नीचे कर ली, उसके आंसू आने लगे, उसे लग रहा था शौर्य से अब दर्द नहीं देगा, कल जो कुछ भी है उसके बाद शौर्य उसके करीब ही नहीं आएगा, लेकिन अब उसे और ज्यादा डर लग रहा था। प्रीत को वैसे ही सदमे में खड़ा देख उसके करीब आ गया, अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। प्रीत उसके हाथ कांधे पर रखते देख सहम गई, उसे अब एहसास हो रहा था शौर्य फिर से वही करेगा उसके साथ, वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, वह बस सब कुछ होते हुए सह सकती थी, बस उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले, खुद को समेटने लगी, खुद को तैयार करने लगी फिर से दर्द के लिए। शौर्य प्रीत का सूट उतर दिया, उसके सलवार को भी उतर दिया। शौर्य प्रीत को आंख बंद किए देख सर हिला दिया। प्रीत ये सब एहसास कर आंख नहीं खोलना चाहती थी, वो अब पूरी शौर्य के सामने थी। शौर्य प्रीत को आराम से बेड पर लेटा दिया। प्रीत शांति से लेट गई, अपनी कसकर आंख बंद कर ली, आंसू उसके बहे जा रहे थे, वह अपने आप को असहनीय महसूस कर रही थी, अकेला महसूस कर रही थी। शौर्य प्रीत को रोता देख कुछ नहीं बोला, अपने कपड़े उतरने लगा, अपनी शर्ट उतारकर किनारे रख दिया। बेड पर बैठ गया, बेड के किनारे रखा ड्रोज खोलकर उसमें से एक ट्यूब निकला। प्रीत के बाजू में बैठ गया, खिसक कर उसके आंखों में आंसू आता देख पता नहीं शौर्य को क्या हुआ, अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए, उसके माथे पर किस कर लिया। ट्यूब निकल प्रीत की बॉडी पर जख्म में लगाने लगा, वैसे तो अभी ज्यादा निशान दिख नहीं रहे थे पर कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही निशान पड़ गए थे जो नील हो गए थे। प्रीत को एहसास हुआ सारे उसकी बॉडी पर कुछ लग रहा है, उसे गिला गिला एहसास हो रहा था पर उसने आंखें नहीं खोली। शौर्य प्रीत के लोअर बॉडी पर हाथ रख दिया। प्रीत एहसास कर सिसकी लेने लगी, उसकी आंखों पर आंसू और पड़ गए, अब तो उसे लग रहा था और उसके साथ वही करेगा, उसने अपने दोनों पैरों को जोड़ लिया। पर शौर्य अपने दोनों हाथ से इसके पैरों को साइड किया और पैरों के बीच पर बैठ गया। प्रीत को देखने लगा जो लंबी लंबी सांस ले रही थी, शौर्य समझ गया प्रीत को कुछ तो शर्म आ रही है और कुछ वह डर रही है, उसके अंदर डर बहुत ज्यादा भर गया है। शौर्य ट्यूब निकल उसके पैर के बीच में लगाने लगा, शौर्य के अंदर कोई शर्म नहीं थी, वह काफी हल्के हाथ से प्रीत की बॉडी पर फेर रहा था, ये ट्यूब उसे डॉक्टर ने दिया था प्रीत की बॉडी में लगाने के लिए। शौर्य काफी आराम से लगा रहा था, तभी अचानक से प्रीत की सिसकी निकल गई, उसे वहां पर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, उसका ये पहली बार भी था और शौर्य ने रहने नहीं किया, इसके कारण उसे दर्द कर रहा था, उसने फिर से पैर जोड़ने शुरू कर दिए। शौर्य दोनों हाथ से पैर को अलग कर धीरे से बोला, अंडरस्को अब दर्द नहीं होगा। प्रीत लंबी लंबी सांस लेने लगी, शौर्य धीरे धीरे उसकी बॉडी में हाथ फेरा रहा था। उसकी आंखों में कुछ शर्म नहीं थी, कोई हवास भी नहीं थी जो कल थी, हाँ लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो किसी को भी नहीं पता था। शौर्य प्रीत की पूरी बॉडी में अच्छे से मसाज किया, अच्छे से धीरे हाथ से, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोम हो और अभी उसके ज्यादा दबाने से टूट जाएगी, वो कीर्ति चली जाएगी। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े।
अब तक आपने पढ़ा। प्रीत को देखने लगा जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। शौर्य समझ गया प्रीत को कुछ तो शर्म आ रही है और कुछ वह डर रही है, उसके अंदर डर बहुत ज्यादा भर गया है। शौर्य ट्यूब निकल उसके पैर के बीच में लगाने लगा। शौर्य के अंदर कोई शर्म नहीं थी, वह काफी हल्के हाथ से प्रीत की बॉडी पर फेर रहा था। ये ट्यूब उसे डॉक्टर ने दिया था प्रीत की बॉडी में लगाने के लिए। शौर्य काफी आराम से लगा रहा था। तभी अचानक से प्रीत की सिसकी निकल गई। उसे वहां पर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। उसका ये पहली बार भी था और शौर्य ने रहने नहीं किया, इसके कारण उसे दर्द कर रहा था। उसने फिर से पैर जोड़ने शुरू कर दिए। शौर्य दोनों हाथ से पैर को अलग कर धीरे से बोला, अंडर्स को अब दर्द नहीं होगा। प्रीत लंबी लंबी सांस लेने लगी। शौर्य धीरे धीरे उसकी बॉडी में हाथ फेरा रहा था। उसकी आंखों में कुछ शर्म नहीं थी, कोई हवास भी नहीं थी जो कल थी, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो किसी को भी नहीं पता था। अब आगे। प्रीत आंख बंद कर बस शौर्य के हाथ महसूस कर रही थी। शौर्य ट्यूब रख लाइट बंद कर दिया, प्रीत के बाजू में लेट गया, प्रीत को अपने पास लेटा, उसके गाल में किस कर बोला, अंडर्स को सो जाओ। शौर्य आंख बंद कर लिया। पर प्रीत वह कहां से होने वाली थी, उसकी आंखों से तुम जैसे नींद कहीं गायब सी हो गई थी। शौर्य जो उसके बाजू में बैठा हुआ था वह बस एक तक जल रहे जीरो बल्ब को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, ना ही दुख था ना ही खुशी थी इस बात की कि शौर्य दर्द देकर उसे मलहम लगा रहा था, इसे अपने पास सुला रहा था। किस बात की खुशी उसे इस बात की कभी नहीं, एक औरत को तोड़कर जब पति उसे जोड़ने की कोशिश करे। प्रीत वैसे ही लेटी लेटी सो गई। कई घंटों बाद उसे नींद आई। शौर्य तो कब का सो गया था। यहाँ नीचे केशव के कमरे में केशव अभी भी कीर्ति की गोद में सर रख बैठा हुआ था। कीर्ति उसके सर पर हाथ फेर रही थी। केशव सर उठा, कीर्ति को देख बोला, अंडर्स को मैंने सोचा था तुम्हें हट कर दूंगा तो फिर तुम मेरे करीब फिर से कभी नहीं आओगी, इसलिए ये कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं थी, ना ही मैं किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश की। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की थी और वह तुम हो। कीर्ति उसकी बात सुन रही थी। केशव कीर्ति की गोद में सर रख बस बात किए जा रहा था, उसे अपने कॉलेज की बात बता रहा था। जब वह पहली बार कीर्ति को देखा था, कीर्ति से मिला था, कीर्ति से बात की थी कि किसके साथ खेला था, वह हर चीज उसे बता रहा था। करीब 1 घंटे बाद केशव कीर्ति की गोद से सर उठाकर देखा तो क्या, सामने कीर्ति आराम से आंख बंद कर लेटी हुई थी। केशव उसे सोता देख अपना सर हिला दिया, उसे सब कुछ बता रहा था। पता नहीं कीर्ति कब सो गई, उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, वह थक गई थी। सात्विक, मिराज, विराज, कीर्ति चारों ने खूब एंजॉय किया था। केशव उसे अपनी गोद में उठाकर अच्छे से बेड पर लेटा दिया, कंबल ढके, सी का टेम्परेचर हल्का किया। कीर्ति के बाजू में बैठ गया, बेड के क्राउन में हाथ टिकाकर उसके चेहरे को देखने लगा। कल वो चले जाएगी, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, उसे कब दिखेगा, वैसे कब तक हो नाराज रहेगी, क्या वह मानेगी उससे, कब तक उसका गुस्सा शांत होगा, कब फिर से उसे परेशान करेगी, क्या वो मानेगी। केशव कई सारे विचार लिए बस कीर्ति को देख रहा था। उसके पास आज की रात थी, कीर्ति को या तो मान लेता या फिर बस उसको देखते रहता, लेकिन उसके पास देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। कीर्ति सोते वक्त बिल्कुल बच्चा जैसी लग रही थी, उसका मुंह हल्का खुला हुआ था जिससे उसका थूक निकल रहा था। केशव को बिल्कुल गंदगी नहीं लग रही थी, उसने तो बड़े अच्छे से उसका मुंह साफ कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे शौर्य प्रीत के कमरे में अभी भी दोनों सो रहे थे। शौर्य प्रीत से चिपक कर लेटा था, प्रीत की पीठ शौर्य के तरफ थी, शौर्य का हाथ प्रीत के ऊपर थे। दोनों को ही नींद नहीं खुली थी। तभी प्रीत को नमूना कर शौर्य के तरफ पलट गई, उसके सीने से चिपक गई, उसे काफी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसकी सांस शौर्य के खुले सीने पर पड़ रही थी, शौर्य की नींद उसके हिलते ही खुल गई। उसने धीरे से आंख खोली, सबसे पहली नजर सो रही थी छोटी सी बिल्ली जैसी सो रही बीवी पर गई। कल के हिसाब से उसका चेहरा आज काफी ग्लो कर रहा था। उसके चेहरे की थकावट भी अब सारी खत्म हो गई थी, अब वह काफी एनर्जेटिक लग रही थी जैसे वह पहले लगती थी। प्रीत अपना सर शौर्य के सीने पर रगड़ने लगी, उसे शौर्य के सीने के बाल अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे, उसे वह गड़ रहे थे। प्रीत धीरे धीरे आंख खोलने लगी, उसे आंख खोलता देख शौर्य जल्दी से आंख बंद कर लिया। प्रीत धीरे धीरे आंख खोली, अपने सामने खुला सीना देख वो धनक गई, उसकी पूरी नींद खुल गई, पूरी नींद उड़ गई उसकी। वो आंख बड़ी बड़ी कर देखने लगी, अपना चेहरा ऊपर कर देखा, शौर्य अभी भी सो रहा था। ये देख वो गहरी सांस ली, आराम से बैठ गई। कितना कमजोर समझ लेता है इंसान हमें जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, न माँ बाप, न भाई बहन, न पैसा। जिसके पास कुछ नहीं होता है ये दुनिया उसे जीने नहीं देती, हर तरीके से उसे जिल्लत महसूस करने देती है। प्रीत बिना शौर्य को देखे खड़ी होने लगी, तभी उसे एहसास हुआ उसने तो कुछ पहना ही नहीं है। वो जल्दी से कंबल ढक ली, अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य उसे ऐसे छुपता देख सर हिला दिया, आराम से बेड से उतर गया। कीर्ति अपने रूम में नहीं है। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत अपना सर शौर्य के सीने पर रगड़ने लगी, उसे शौर्य के सीने के बाल अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे, उसे वह गड़ रहे थे। प्रीत धीरे धीरे आंख खोलने लगी, उसे आंख खोलता देख शौर्य जल्दी से आंख बंद कर लिया। प्रीत धीरे धीरे आंख खोली, अपने सामने खुला सीना देख वो धनक गई, उसकी पूरी नींद खुल गई, पूरी नींद उड़ गई उसकी। वो आंख बड़ी बड़ी कर देखने लगी, अपना चेहरा ऊपर कर देखा, शौर्य अभी भी सो रहा था। ये देख वो गहरी सांस ली, आराम से बैठ गई।
कितना कमजोर समझ लेता है इंसान हमें जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, न माँ बाप, न भाई बहन, न पैसा। जिसके पास कुछ नहीं होता है, ये दुनिया उसे जीने नहीं देती, हर तरीके से उसे जिल्लत महसूस करने देती है। प्रीत बिना शौर्य को देखे खड़ी होने लगी, तभी उसे एहसास हुआ उसने तो कुछ पहना ही नहीं है। वो जल्दी से कंबल ढक ली, अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य उसे ऐसे छुपता देख सर हिला दिया, आराम से बेड से उतर गया। अब आगे। शौर्य बेड से उतर प्रीत को कंबल सहित गोद में उठा लिया। उसके ऐसे उठाने से प्रीत हैरान हो गई, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शौर्य को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। प्रीत उसे देखते ही अपने कंबल को देखने लगी जो अच्छे से ढका हुआ था, चारों तरफ से वह लपटी हुई थी कंबल में। प्रीत अपने आप को ऐसे देख गहरी सांस ली। शौर्य उसे तक चिंता मुक्त देख बोला, अंडस्को इतना क्यों घबरा रही हो, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ। प्रीत उसकी बात सुन आंख बंद कर ली, वह उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, ना देखना चाहती थी। शौर्य प्रीत को आंख बंद करता देख बोला, अंडस्को जाओ नहा लो, फिर साथ में नीचे चलते हैं, कॉलेज भी जाना है आज। प्रीत कुछ नहीं बोली, शौर्य उसे वॉशरूम के गेट पर उतरकर चला गया। प्रीत उसे जाता देख गेट लगा ली, वॉश बेसिन के पास खड़ी हो गई, कंबल को हटा खुद को ऊपर से नीचे देखने लगी। वो मिरर के सामने ऐसे ही थी, उसे अब शर्म आ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके गाल लाल हो गए। शौर्य ने उसे टच किया, रात में उसका हर अंग उमड़ रहा था, उसका हर अंग दमक रहा था, हर अंग चमक रहा था। वो सर उठा, मिरर में देखने लगी। खुद को ऐसा देख मन ही मन बोली, अंडस्को काश आपने ये दिल से किया होता, काश आप एक बार कह देते, मैं तो आप पर ही समर्पित हो जाती, एक बार तो कह देते मैं तो आपकी ही हूँ, लेकिन आपने जो किया उससे मैं टूट गई हूँ। इतना की जोड़ना आसान नहीं है, बहुत दर्द दिया है आपने मुझे। प्रीत शावर के नीचे खड़ी हो गई, वो कुछ सोच रही थी। क्या करना है शौर्य को, वो कभी माफ नहीं करेंगी। प्रीत कपड़े पहन बाहर आई। शौर्य वार्डरोब पर खड़ा अपने कपड़े निकल रहा था। प्रीत उसे न देख मिरर के सामने कंघी करने लगी, शॉर्ट कुर्ती, बॉटम जीन्स, हाथ में वॉच। वो अच्छी दिख रही थी, रोज के मुकाबले उसका चेहरा आज काफी चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर वह स्माइल नहीं थी जो हमेशा रहती थी, वो स्माइल तो जैसे कहीं खोसी ही गई थी। शौर्य प्रीत को देख बोला, अंडस्को तुम नीचे जाओ, अंकल आंटी और कीर्ति जाने वाले हैं, उनके जाते ही फिर उसके बाद में तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। प्रीत कुछ नहीं बोली, अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर निकल गई। शौर्य नहाने चला गया। यहाँ केशव के रूम में केशव की नींद कीर्ति के उठने से पहले ही हो गई थी, उसकी रोज की आदत है और उसकी नींद भी कच्ची थी, हमेशा कुछ भी काम होता था या फिर रात में बार बार उसे उठकर बाहर सिक्योरिटी देखने जाना पड़ता था। आपके पास कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वह से पूरा कर रहा था, यह इसका फैसला था। केशव कीर्ति को अपने पास सोता देख स्माइल करने लगा, उसके करीब जाने लगा, वो अपना हाथ कीर्ति के चेहरे पर रखता उससे पहले ही हटा लिया। को खुद से बोला, अंडस्को क्या कर रहा है ये, तू पागल हो गया क्या, वह भी तेरी नहीं हुई है, वह तुझसे नाराज है, अगर तूने उसके बिना परमिशन के टच किया तो वह तुझे मार डालेगी। केशव खुद से बोला, कीर्ति से दूर होकर बैठ गया। उसे देखने लगा, उसके उठने का इंतजार करने लगा, पर कीर्ति तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, उठने के बिल्कुल विचार में नहीं थी, वह तो भूल भी चुकी थी कि आज उसे निकालना है। केशव उसे न उठता देख खुद वॉशरूम चला गया नहाने के लिए, वह उदास था, कीर्ति चल जाएगी, फिर पता नहीं वह कब आएगी, वह नाराज है, उसे पता नहीं वह कब आएगी, उससे बात करेगी कि नहीं करेगी, कुछ नहीं पता उसे। बाहर प्रीत नीचे आई, सब लोग बैठे हुए थे, आज फिर से सारे बैग बाहर निकल चुके थे। अजय जी, सीमा जी दोनों रेडी थे जाने के लिए, सब चाय पी रहे थे। प्रीत को नीचे आता देख सीमा जी प्रीत को देख बोली, अंडस्को प्रीत जरा कीर्ति को उठा देना, वक्त हो रहा है हमारा निकालने का। प्रीत हाँ बोल कीर्ति के कमरे में बढ़ गई। तभी सात्विक मिराज उसके पीछे पीछे आते हुए प्रीत को रोक बोले, अंडस्को भाभी रुको। प्रीत उनकी आवाज सुन रुक गई। दोनों को देख बोली, अंडस्को क्या हुआ। भाभी कीर्ति अपने रूम में नहीं है अंडस्को, सात्विक ने कहा। प्रीत को दोनों से बात किया भी नहीं जा रहा था, उसे बार बार शौर्य की बातें याद आ रही थी, लेकिन वह बात किए बिना रह भी नहीं पा रही थी। वह क्या बोलेगी, अगर नहीं बात करेगी तो बोलेंगे भाभी के अंदर एटीट्यूड आ गया, उन्हें अलग से शक हो जाएगा कि उसे कुछ हुआ है।